बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी नए आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट भी ज़रूर करें। इमरान सीरीज सिल्वर एजेंट। गली में गोली चलने की आवाज सुनाई दी तो रोशनी चौंक पड़ी। इस वक्त रात के 10 बजे का अमल था और रोशनी खाना खाने के बाद चहलकदमी कर रही थी। रात की चहलकदमी उसकी रूटीन में शामिल थी। फायर की आवाज के साथ ही एक चीख उभरी थी और साथ ही दौड़ते कदमों की आवाज भी सुनाई दी। चंद ही लम्हों बाद उसने एक काले आदमी को दौड़ते हुए देखा जिसके हाथ में रिवॉल्वर था और वो अंधाधुंध भागा चला जा रहा था। जैसे ही वो रोशनी के करीब पहुंचा, उसने खूनी नजरों से रोशनी को देखा और दौड़ते हुए उसने रिवॉल्वर का रुख रोशनी की तरफ किया। रोशनी ने जानबूझकर चेहरे पर खौफ के तासुरात पैदा कर लिया और फिर चीख कर जमीन पर गिर गई। काला आदमी उस पर फायर किए बगैर दौड़ता हुआ दूर चला गया। रोशनी उछलकर खड़ी हुई। ये एक क्रीमिया था और ऐसे वाकयात यहाँ की रूटीन में शामिल थे। काले और गोरे का तासुब यहाँ बहुत ज्यादा था और वीरान जगह देखते ही काले आदमी गोरे आदमी को रोक लेते। गासिब गोरे, हमारी दौलत जो तुम्हारे पास है इसमें से हमारा हिस्सा दो। काले आदमी गोरे आदमी से मुतालबा करते और गोरे आदमी को कुछ न कुछ देना ही पड़ता। मुजाहिमत पर या जेब से कुछ बरामद न होने पर काला आदमी गोरे आदमी को चाकू, खंजर या गोली भी मार देता। खड़े होने के बाद रोशनी बिजली की सी तेजी से आगे बढ़ी। उसका मकसद था कि काला आदमी जिसे गोली मारकर भागा है, अगर वो जिंदा है तो उसकी मदद कर सके। 1-2 सेकंड बाद ही उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो जमीन पर गिरा था और उसके जिस्म से खून बह रहा था। रोशनी ने फौरन ही उस आदमी को सीधा किया और फिर उसका चेहरा देखकर चौंक पड़ी क्योंकि वो प्रोफेसर जेफरे था जो उसका उस्ताद भी था। गोली उसके पेट में लगी थी और वो बेहोश हो चुका था। रोशनी ने जल्दी से सेल फोन निकाला और रेस्क्यू एम्बुलेंस को फोन किया। तकरीबन 3 मिनट बाद ही एम्बुलेंस वहां पहुंच गई। एम्बुलेंस के अमले ने फौरन ही प्रोफेसर जेफरे को उठाकर एम्बुलेंस में लिटा दिया। तकरीबन 10 मिनट बाद एम्बुलेंस अस्पताल पहुंच गई और प्रोफेसर जेफरे को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया, जहां तकरीबन आधा घंटा लगा और डॉक्टर्स ने उसका ऑपरेशन करके गोली निकाल दी और वो खतरे से बाहर निकल आया। ऑपरेशन के बाद उसे रूम में शिफ्ट कर दिया गया। मिस, जख्मी से आपका क्या रिश्ता है? मेरा नाम जैनेट है, ये प्रोफेसर जेफरे हैं, मैं इनकी शागिर्द रही हूँ। मैं एक गली से गुजर रही थी कि मैंने इन्हें जख्मी देखा और फिर मैंने रेस्क्यू एम्बुलेंस को फोन किया। ओह, तो ये प्रोफेसर हैं, थैंक गॉड इनकी जान बच गई। जी हाँ, ये अर्दियात के उस्ताद हैं और अपने मजमून में अथॉरिटी समझे जाते हैं। इनके स्टूडेंट इन्हें बहुत पसंद करते हैं। ओके, हम पुलिस को रिपोर्ट कर रहे हैं, आप पुलिस को अपना बयान रिकॉर्ड करा दीजिएगा। ओके डॉक्टर, प्रोफेसर साहब मेरे उस्ताद हैं और इनके सेहतयाब होने तक मैं इनके साथ रहूंगी। वेरी फाइन, हमारे माशरे में तो ऐसी मिसालें बहुत कम मिलती हैं, डॉक्टर ने खुश होते हुए कहा। कम सही, बहरहाल मिल तो जाती है ना, रोशनी ने मुस्कुराते हुए कहा। ओके, विश यू गुड लक। कुछ देर बाद पुलिस भी आ गई। रोशनी ने पुलिस को भी बयान रिकॉर्ड कराया और वापस चली गई। ऑपरेशन से 2 घंटे बाद प्रोफेसर जेफरे को होश आ गया। सर, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? रोशनी ने नरम लहजे में प्रोफेसर जेफरे से पूछा। प्रोफेसर जेफरे चंद लम्हों तक रोशनी को गौर से देखता रहा, फिर उसकी आंखों में शनासाई पैदा हुई। तुम तो मेरी स्टूडेंट रही हो? यस सर, यूनिवर्सिटी में आप 2 साल तक मेरे उस्ताद रहे हैं। हाँ, काबिल शागिर्द उस्ताद को याद रह जाते हैं। तुम भी बहुत ही काबिल थी, तुमने यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। मेरी तमाम काबिलियत मेरे असातिज़ा की मेहनत से थी सर, वरना मैं तो कुछ भी नहीं। ज़माने तालिबे इल्मी में भी तुम सादतमंद बच्ची थी और आज भी वैसी ही हो। बहरहाल ये बताओ कि मैं अस्पताल तक कैसे पहुंचा और क्या तुम इस अस्पताल में मुलाजिमा हो? नहीं सर, मैं अस्पताल की मुलाजिम नहीं। मैं गली से गुजर रही थी कि मैंने फायर की आवाज सुनी और फिर मैंने एक काले आदमी को गली में भागते देखा। मैं अगर खौफजदा होकर गली में गिरना पड़ती तो शायद वो काला आदमी मुझे भी गोली मार देता। जब काला आदमी भाग गया तो मैं उठकर आगे बढ़ी और फिर मेरी नजर आप पर पड़ी। मेरा इरादा यही था कि मैं रेस्क्यू एम्बुलेंस को फोन करके जख्मी के बारे में बताऊं, लेकिन जब मैंने आपको देखा तो मैं आपके साथ ही आ गई। थैंक यू माय डियर, तुमने न सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि मेरी खातिर यहाँ अस्पताल भी आ गई। सर, आपने मुझे इल्म जैसी दौलत से सरफराज किया, इतना तो मेरा फर्ज बनता था कि मैं आपकी खिदमत करती। रोशनी ने प्रोफेसर जेफरे से कहा तो वो जज्बाती हो गया और उसकी आंखों में नमी आ गई। एक उस्ताद के लिए इससे बढ़कर और खुशी की क्या बात हो सकती है कि उसके शागिर्द उसकी इतनी इज्जत करें। प्रोफेसर जेफरे ने जज्बाती लहजे में कहा। रोशनी ने इस बात का कोई जवाब ना दिया। सर, हमारे मुल्क में गोरे और काले का तासुब तो बहुत ज्यादा हो गया है।
रोशनी ने चंद लम्हे सोचते इनके बाद कहा। तो प्रोफेसर जेफरे ने इनकार की सूरत में सर हिला दिया। नहीं माय डियर, यह तासुब की वारदात नहीं थी, यह तासुबाना वारदात नहीं थी। फिर उस काले आदमी से आपकी क्या दुश्मनी थी? रोशनी ने हैरत से कहा। रोशनी की बात सुनकर प्रोफेसर जेफरे सोच में डूब गया। सर, क्या कोई अहम मामला है? हाँ, बहुत ही अहम मामला है और सोच रहा हूँ कि तुम्हें बताऊं या ना बताऊं। अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो मेरे साथ साथ तुम्हारी जिंदगी भी खतरे से दो चार हो जाएगी। सर, आप जरूर बताएं। मैं कोई कमजोर लड़की नहीं जो किसी से डर जाऊं। ठीक है, तुम कमजोर लड़की नहीं हो, लेकिन ये मामला बहुत हाई लेवल का है। इस कदर हाई लेवल का कि सुपर पावर्स ममालिक की हुकूमतें भी इस मामले में मुदाखलत से खौफ खाएंगी। सर, अब तो मुझे जरूर बताएं और ये यकीन रखें कि मैं ये बातें खुद तक ही महदूद रखूंगी और किसी को भी महसूस ना होने दूंगी कि मुझे आपने कुछ बताया है। हाँ, अगर इन खतरनाक लोगों को ये मालूम ना हो कि तुम्हें मैंने उनकी बातें बताई हैं तो फिर शायद तुम महफूज रह सकती हो। दूसरी सूरत में तुम्हारा जिंदा रहना मुमकिन ही ना होगा। प्लीज सर, मुझे जरूर बताएं। ओके रोशनी, वो बहुत ही खतरनाक, बावसाइल और साइंसी तरक्की में बहुत एडवांस लोग हैं। इनका इरादा पूरी दुनिया पर हुकूमत करने का है और कहीं खलाओं में इन्होंने अपनी दुनिया बसाई हुई है। प्रोफेसर जेफरे ने इतना कहा और फिर खामोश हो गया। उसकी बात सुनकर रोशनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आप जीरो लैंड की बात कर रहे हैं? रोशनी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो प्रोफेसर जेफरे बुरी तरह चौंक पड़ा और उसने हैरत ज़दा नजरों से रोशनी को देखा। तो तुम इनके बारे में कैसे जानती हो? प्रोफेसर जेफरे ने हैरत भरे लहजे में कहा। सर, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि आप इस सवाल को रहने दें और इनके बारे में तफसील से बताएं और साथ ही मुतमईन भी रहें मुझे कुछ नहीं होगा। रोशनी ने इंतहाई संजीदा और बाएतमाद लहजे में कहा। प्रोफेसर जेफरे कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर उसने तवील सांस ली। ओके, बता तो मैं तुम्हें पहले ही रहा था और अब भी बता रहा हूँ, लेकिन अब ज्यादा तफसील से बताऊंगा और तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, जबकि पहले मैं तुमसे कुछ बातें छुपा भी जाता। प्रोफेसर जेफरे ने रोशनी से कहा तो उसने जुबान से कुछ कहने के बजाय इस बात में सर हिला दिया। ये जीरो लैंड वाले बासलाहियत लोगों को बहुत ज्यादा दौलत देकर अपने साथ मिला लेते हैं और मुझे एतराफ है कि उन्होंने मुझे भी खरीद लिया था और ये मुझे अपने साथ ले गए थे। क्या मतलब? क्या आप जीरो लैंड गए थे? नहीं, बल्कि जीरो लैंड ने ब्राजील के जंगलात से आगे अपना एक शहर बनाया है जिसे वो सिल्वर सिटी कहते हैं। इस सिल्वर सिटी ले जाया गया और वहाँ की जमीन पर तहकीकात कर रहा था। सिल्वर सिटी एक खूबसूरत और साइंसी शहर है। इसमें कई लेबोरेटरियां हैं और उनका इरादा है कि जब वो दुनिया पर अपना तसल्लुत कायम कर लेंगे तो फिर सिल्वर सिटी में बैठकर वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करेंगे और इस मकसद के लिए उनके साइंसदान दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि आइंदा चंद बरसों में वो इस काबिल हो जाएंगे कि एक ही वक्त में वो दुनिया के तमाम ममालिक पर कब्जा कर लेंगे और इस मकसद के लिए उन्हें दुनिया भर के लाखों लोगों का खून भी बहाना पड़ा तो वो बहाएंगे। इतनी तवील गुफ्तगू करने से प्रोफेसर तक गया और उसका सांस फूल गया। रोशनी खामोश रही और प्रोफेसर जेफरे का सांस बहाल होने का इंतजार करने लगी। तवील सांस लेते हुए प्रोफेसर जेफरे ने अपनी आंखें भी बंद कर लीं। चंद मिनट इसी तरह गुजर गए। प्रोफेसर जेफरे का सांस फूलना बंद हो गया और नॉर्मल हो गया। रोशनी इंतजार करती रही कि वो आंखें खोले और उसे मजीद तफसीलात बताए, लेकिन लगता था कि प्रोफेसर जेफरे को नींद आ गई है। रोशनी ने प्रोफेसर जेफरे के माथे पर हाथ रखा तो वो बुरी तरह चौंक पड़ी। उसने फौरन ही उसकी नब्ज चेक की और फिर एक तवील सांस लेकर रह गई क्योंकि प्रोफेसर जेफरे की नब्ज रुक चुकी थी। रोशनी दरवाजे की तरफ बढ़ी ताकि डॉक्टर को बुला सके, लेकिन फिर एक ख्याल के तहत वो रुक गई। उसने प्रोफेसर जेफरे की जेबों की तलाशी ली। एक जेब से उसे हाथ का बना हुआ एक नक्शा मिल गया। नक्शे पर ब्राजील लिखा था। उसने नक्शे वाला कागज अपनी जेब में मुंतकिल किया और फिर कमरे से बाहर आकर डॉक्टर के ऑफिस की तरफ दौड़ी। अस्पताल की रस्मी कार्रवाइयों से फारिग होने में उसे 1 घंटा लग गया। इस दौरान उसने यूनिवर्सिटी को भी इतला दी और यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर के बेटे को इतला दी। उसका बेटा अस्पताल पहुंच गया और उसने अपने बाप की लाश वसूल की। इन तमाम कामों से फारिग होकर वो अपने प्लेट पर पहुंची तो सुबह होने वाली थी। क्रीमिया में अगर इस वक्त सुबह हो रही थी तो इसका मतलब था कि पाकिस्तान में शाम का वक्त था। रोशनी के ख्याल के मुताबिक उसे प्रोफेसर जेफरे से जो बातें मालूम हुई थी वो इमरान के लिए बहुत अहम थी और दिलचस्प भी।
इसलिए उसने सोचा कि सबसे पहले उसे ये बातें इमरान को बतानी चाहिए। ये सोचकर उसने अपना मखसूस सेलफोन सेट उठाया और सेलफोन सेट उसे इमरान ने ही दिया था और बताया था कि इसका सिस्टम उसका अपना तैयार करदा है जो कि इंतहाई महफूज है। उसने इमरान के भी सेलफोन नंबर्स प्रेस किए, लेकिन जल्द ही कंप्यूटराइज्ड आवाज सुनाई दी जिसके मुताबिक उसका मतलूबा नंबर ऑफ था। इसके बाद उसने इमरान के फ्लैट का नंबर मिला दिया तो दूसरी तरफ बेल जाने लगी। यस, आगा अली सुलेमान पाशा, द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल वर्ल्ड कुक एसोसिएशन। जनाब आगा सुलेमान पाशा साहब, क्या आपके शागिर्द नाखल्फ इमरान से बात हो सकती है? मैडम, आप जैसी ज़हीन और अहले ज़ुबान ख़वातीन की वजह से ही इस कायनात में रंग बिखरे हुए हैं, और ये शेर यकीनन आप जैसी ख़वातीन के लिए ही कहा गया है कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। जनाब आगा सुलेमान पाशा साहब, मैं अभी तक मैडम नहीं हुई, मिस ही हूँ। सॉरी मिस, मैंने आपको मैडम कह दिया, लेकिन अगर आप मिस से मैडम बनना चाहें तो इस सिलसिले में आप मेरी खिदमत हासिल कर सकती हैं। सर, किस किस्म की खिदमत? आप मिस हैं और मैं भी अभी कंवारा हूँ। अगर हम शादी कर लें तो बकौल शायर खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। लेकिन मैंने सुना है कि मियाँ बीवी के लिए ये मिसरा दूसरी तरह इस्तेमाल होता है। दूसरी तरह? वो कैसे मिस? खूब बिगड़ेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। ये यकीनन मेरे साहब ने ही कहा होगा, उन्हें ही शादीशुदा लोग अच्छे नहीं लगते। आप ये बताएं कि आप कौन बोल रही हैं? सुलेमान, तुमने अभी तक मेरी आवाज नहीं पहचानी? अरे बाप रे, आप कहीं मिस रोशनी तो नहीं बोल रही? शुक्र है तुमने मेरी आवाज तो पहचानी। अब मैं पाकिशिया आ जाऊं ताकि तुमसे निकाह हो सके। मैं तो ये बात वैसे ही कह रहा था मिस रोशनी। आप तो मार्शल आर्ट्स की शहजादी है, मुझे एक हाथ पड़ गया तो मेरा दम ही निकल जाएगा। मैं तुमसे वादा करती हूँ, बल्कि लिख कर देती हूँ कि शादी के बाद तुम्हें उंगली तक नहीं लगाऊंगी। नहीं मिस रोशनी, मेरी तौबा, मेरे साहब की तौबा। तुम्हारा साहब तो इस किस्म की तौबा नहीं कर सकता। कहाँ है तुम्हारा साहब? मेरी बात कराओ उससे। मिस रोशनी, अगर मैंने आपको बता दिया कि साहब इस वक्त कहाँ है तो आपका दिल टूट जाएगा और आप अलमिया गीत गाती हुई रेगिस्तानों में निकल जाएंगी। तारीख को एक और सस्सी मिल जाएगी। मेरा दिल शीशे का नहीं जो टूट जाएगा। तुम बताओ इमरान कहाँ है? मिस रोशनी, 3 दिनों से इमरान साहब और मिस जूलिया लापता हैं और सीक्रेट सर्विस की सारी टीम उन्हें तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक उन्हें तलाश नहीं किया जा सका। हो, कैसे अगवा हुए हैं ये दोनों? मिस रोशनी, ये आपको ताहिर साहब बेहतर बता सकते हैं, आप उन्हें फोन कर लें। ठीक है, मैं ताहिर को फोन करती हूँ। ये कहकर उसने कॉल काट दी और दानिश मंजिल के नंबर्स प्रेस करने लगी। सर सुल्तान जोसेफ, कर्नल फरीदी सुलेमान के अलावा रोशनी भी पाकिशिया के X2 की हकीकत से वाकिफ थी। इमरान ने ये सेटअप रोशनी के सामने ही बनाया था और चूंकि रोशनी मुस्तकिल तौर पर एक क्रीमिया में रहती थी, इसीलिए इमरान ने उसका जहन लॉक कर दिया था। X2 के सवाल पर उसका शऊर और लाशऊर भी खामोश हो जाते। इस सवाल का जवाब किसी तरह ना दे सकते थे। इमरान ने रोशनी पर बहुत से अमल किए थे। X2, मैं रोशनी बोल रही हूँ। जी मिस रोशनी, खैरियत? ताहिर साहब, मैंने इमरान के फ्लैट पर फोन किया था, लेकिन सुलेमान ने मुझे बताया है कि इमरान और जूलिया 3 दिनों से लापता है। सुलेमान ने आपको ठीक बताया है मिस रोशनी। इमरान साहब और जूलिया को सिंगी और तेरेसिया ने अगवा किया है और उन्हें सिल्वर सिटी नामी शहर में ले गए हैं, लेकिन इस नाम का कोई भी शहर ट्रेस नहीं हो रहा। सिल्वर सिटी, उसने बेख्तियार चौंकते हुए कहा और उसकी आवाज भी काफी बुलंद हो गई। हाँ मिस रोशनी, सिल्वर सिटी, क्या आप जानती हैं इस शहर के बारे में? ताहिर साहब, मैं खुद पाकिशिया आ रही हूँ। अगर मुझे फौरी तौर पर कोई फ्लाइट नहीं मिलती तो मैं चार्टर तैयारे से आ जाती हूँ। मजीद बातें अब पाकिशिया पहुँचकर करूंगी, रोशनी ने कहा और उसके साथ ही उसने कॉल भी काट दी। उसने अपना सेलफोन जेब में रखा, अपने जरूरी कागजात और करेंसी छोटे से बैग में रखे और 5-6 मिनट बाद वो अपने फ्लाइट से निकल रही थी। एयरपोर्ट पर पहुंचकर उसे पाकिशिया की फ्लाइट तो ना मिल सकी, अलबत्ता आधा घंटे बाद ग्रेटलैंड एक फ्लाइट जा रही थी और मालूमात हासिल करने पर मालूम हुआ कि जब ये फ्लाइट ग्रेटलैंड पहुंचेगी तो उसके 1 घंटे बाद ग्रेट एयरलाइन की एक फ्लाइट पाकिशिया के लिए रवाना होगी। उसने एक क्रीमियन एयरपोर्ट से ही ग्रेट एयरलाइन में सीट बुक करा ली और फिर एक तवील और मुसलसल सफर के बाद वो पाकिशिया पहुंच गई। एयरपोर्ट से बाहर आकर उसने टैक्सी ली और दानिश मंजिल से तकरीबन 3 फरलांग पहले उसने टैक्सी छोड़ दी और पैदल ही दानिश मंजिल की तरफ चलने लगी। दानिश मंजिल के मेन गेट पर पहुंचकर उसने डोर बेल बजाई और फिर गेट के सामने खड़ी हो गई। उसे मालूम था कि उसे कंट्रोल रूम से देखा जाएगा। उसे डोर बेल बजाए 20-25 सेकंड ही हुए थे कि मेन गेट खुल गया और वो दानिश मंजिल में दाखिल हो गई। वो तेज तेज कदम उठाती हुई कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ने लगी और चंद लम्हों बाद कंट्रोल रूम में दाखिल हुई।
वो इमरान की बेहतरीन दोस्त थी और इमरान ने उसके सामने पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का सेटअप कायम किया था। रोशनी पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करती थी, लेकिन वो सर्विस की बाकायदा मुलाजिम न थी, इसीलिए भी ब्लैक जीरो उसे मातहत नहीं समझता था बल्कि उसका एहतराम करता था। इसीलिए जैसे ही वो कंट्रोल रूम में दाखिल हुई, ब्लैक जीरो अपनी कुर्सी से उठकर उसका इस्तकबाल करने लगा। मिस रोशनी, आप मुझे फोन कर देती, मैं आपको एयरपोर्ट पर रिसीव कर लेता। रस्मी सलाम दुआ के बाद ब्लैक जीरो ने रोशनी से कहा और उसके साथ ही उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा भी किया। आप हमारे चीफ हैं और चीफ भी ऐसे जिनके नाम से दुनिया कांपती है। मैं कैसे आपको हुक्म देती कि आप एयरपोर्ट पर मुझे रिसीव कर लें। रोशनी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं मिस रोशनी, मैं तो डमी चीफ हूँ, असल चीफ तो इमरान साहब हैं और उन्हें X2 बनाने में आपका भी हिस्सा है। अच्छा ताहिर साहब, इन बातों को छोड़ें और मुझे इमरान और जूलिया के अगवा के बारे में बताएं। मैं चाय बना लाऊं, फिर तफसील से डिस्कस करते हैं, ब्लैक जीरो ने रोशनी से कहा, फिर उठकर किचन चला गया। 4-5 मिनट बाद वो वापस आया तो उसने एक छोटी सी ट्रे में चाय के 2 कप रखे हुए थे। एक कप उसने रोशनी के सामने मेज पर रख दिया और दूसरा अपने सामने। चाय पीने के दौरान ही उसने रोशनी को इमरान और जूलिया के अगवा के बारे में बता दिया। उसके बाद रोशनी ने भी प्रोफेसर जेफरे के मिलने और उसके साथ होने वाली तमाम बातें ब्लैक जीरो को बता दी। वो नक्शा कहाँ है जो प्रोफेसर जेफरे की जेब से मिला? ब्लैक जीरो ने रोशनी से पूछा। रोशनी ने जेब में हाथ डाला और फिर एक कागज निकाल लिया। कागज के एक तरफ नक्शा बना हुआ है और दूसरी तरफ एक तहरीर है। तहरीर में बताया गया है कि सिल्वर सिटी के एक साइड पर दुनिया का खतरनाक तरीन सहरा है, एक तरफ लामहाला जंगलात हैं जो अभी तक तहजीब से दूर हैं, इनमें जो वहशी कबीले आबाद हैं वो आदमखोर हैं। तीसरी तरफ बुलंदोबाला पहाड़ हैं और ये ऐसे पहाड़ हैं जिन पर अभी तक इंसानी कदम नहीं पहुंचे। चौथी तरफ समंदर है, ब्राजील से भी कहीं आगे है, कहाँ है ये नहीं पता, ये हमें तलाश करना पड़ेगा। ब्लैक जीरो नक्शे पर झुक गया और गौर से देखने लगा। 3-4 मिनटों तक नक्शा देखने के बाद उसने एटलस उठाकर उसे भी गौर से देखा। उसके बाद उसने इंटरनेट कनेक्ट किया और उसमें भी दुनिया का नक्शा सामने मिलाकर उसे देखने लगा। यहाँ से तो कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन इंशाल्लाह ब्राजील पहुंचकर हम सिल्वर सिटी तलाश कर लेंगे। कुछ देर तक इंटरनेट पर मुख्तलिफ वेबसाइट्स विजिट करने के बाद ब्लैक जीरो ने रोशनी से कहा, जी हाँ, तहरीर में भी लिखा हुआ है कि सिल्वर सिटी ऐसी जगह बनाया गया है जहाँ इंसान पहुंच ही नहीं सका था। जीरो लैंड वालों ने अपनी खसूसी मशीनरी, आलात और सैटेलाइट इस्तेमाल की और उनकी नजर में ये जगह आ गई और उन्होंने उसे सिल्वर सिटी के लिए मुंतखब कर लिया। फिर न सिर्फ सिल्वर सिटी आबाद किया बल्कि चारों तरफ से ऐसे इंतजामात कर दिए कि कोई भी जानदार, चाहे वो मक्की ही क्यों ना हो, इस शहर में दाखिल नहीं हो सकती। रोशनी ने ब्लैक जीरो से कहा। ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिलाया और फिर उस कागज को पलटा। दूसरी तरफ वाकई तहरीर मौजूद थी। ब्लैक जीरो उस तहरीर को पढ़ने लगा। तहरीर पढ़ने के बाद ब्लैक जीरो ने कंप्यूटर का स्कैनर ऑन किया। उसने कागज के दोनों अतराफ को स्कैन किया और उसकी फाइल बना ली। उसके बाद उसने टेलीफोन का रिसीवर उठाया और इमरान के फ्लैट के नंबर प्रेस करने लगा। यस, आगा सुलेमान पाशा, द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल वर्ल्ड कुक्स एसोसिएशन स्पीकिंग। सुलेमान, मैं ताहिर बोल रहा हूँ। जी ताहिर साहब, फरमाइए। जीरो लैंड वाले इमरान साहब और जूलिया को अगवा करके ले गए हैं, ये तुम्हें मालूम है? जी हाँ ताहिर साहब, लेकिन वो लोग साहब और मिस जूलिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। दूसरी तरफ से सुलेमान की बाएतमाद आवाज सुनाई दी। हाँ, हमें भी यकीन है। अभी मिस रोशनी क्रीमिया से आई हैं, उसे सिल्वर सिटी के बारे में कुछ मालूमात हासिल हैं और उसके पास हाथ का बना नक्शा भी है जो कि सिल्वर सिटी का है। मैं वो नक्शा और मालूमात तुम्हें इमरान साहब के फ्लैट पर ईमेल एड्रेस पर भेज रहा हूँ। ये तुम कैप्टन हमीद की तरफ फॉरवर्ड कर देना और उसे फोन भी कर देना। जी, बहुत बेहतर ताहिर साहब। दूसरी तरफ से सुलेमान ने मुअद्दबाना लहजे में कहा, तुमने कोई बात कहनी है? ब्लैक जीरो ने सुलेमान से पूछा। जी ताहिर साहब, एक गुजारिश करनी है। इमरान साहब और जूलिया की तलाश में जब टीम जाएगी तो तुम टीम के साथ जाओगे? सुलेमान के बताने से पहले ही ब्लैक जीरो समझ गया कि सुलेमान क्या कहना चाहता है। शुक्रिया ताहिर साहब, मैंने वाकई यही गुजारिश करनी थी। दूसरी तरफ से सुलेमान ने कहा। सुलेमान की बात सुनकर ब्लैक जीरो ने रिसीवर रखा और रोशनी की तरफ देखा। ताहिर साहब, नक्शा और मालूमात आपने कैप्टन हमीद को क्यों भिजवाई हैं? सिर्फ इमरान साहब और जूलिया ही अगवा नहीं हुए बल्कि कर्नल फरीदी और रोजा भी अगवा हो चुके हैं। उन्हें भी जीरो लैंड वालों ने ही अगवा किया है।
ओह, जीरो लैंड वाले बैक वक्त उन दो अजीम एजेंटों के खिलाफ कोई काम करना चाहते हैं। हाँ, लेकिन हमें घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुमने देखा है कि सुलेमान किस तरह मुतमईन है, इस तरह जोसेफ भी मुतमईन है। हालांकि ये दोनों तरबियत याफ्ता नहीं, जबकि हम बाकायदा तरबियत याफ्ता हैं। इसके बावजूद हम परेशान हो रहे हैं। ताहिर साहब, इसका मतलब है कि उन दोनों को हमसे ज्यादा अल्लाह पर भरोसा है। मैं सफदर को फोन करता हूँ कि वो तमाम मेंबरान को तैयारी की हिदायत कर दे। ताहिर साहब, क्या कर्नल फरीदी के साथी भी हमारे साथ जाएंगे? नहीं, उनका तरीक़ाकार और मिजाज हमारी टीम से मुख्तलिफ है। उन्हें इतला भेजने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर वो लोग भी जाना चाहें तो चले जाएं। ब्लैक जीरो ने कहा तो रोशनी ने इस बात में सर हिला दिया। ब्लैक जीरो ने टेलीफोन का रिसीवर उठाया और सफदर के नंबर प्रेस करने लगा। सफदर स्पीकिंग। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव होने के बाद सफदर की आवाज सुनाई दी। X2, यस चीफ, हुक्म। सफदर, सिल्वर सिटी के बारे में मुझे इत्तला मिली है कि ये ब्राजील से आगे जीरो लैंड वालों का बनाया हुआ शहर है। तुम तमाम मेंबरान को अपने फ्लैट पर कॉल कर लो ताकि मैं तुम्हें हिदायत दे सकूं। ब्लैक जीरो ने X2 के मखसूस लहजे में कहा और फिर उसने सफदर के बात सुने बगैर क्रेडिट दबा दिया। दोबारा टोन आने पर उसने राना हाउस के नंबर प्रेस किए। यस, प्रिंस ऑफ अफ्रीका, जोसेफ द ग्रेट स्पीकिंग। जोसेफ, तुमने इमरान साहब की तलाश में टीम के साथ ब्राजील जाना है, लिहाजा तैयार होकर दानिश मंजिल आ जाओ ताकि मैं तुम्हें चंद बातें समझा दूं। ओके ताहिर साहब, मैं आंधी और तूफान की तरह दानिश मंजिल आ रहा हूँ। ताहिर साहब, आप किसको भेज रहे हैं? हम सब जाएंगे, आप भी टीम के साथ जाएंगी। मैं आप लोगों के साथ नहीं हूँगा बल्कि आपसे अलग सफर करूंगा, लेकिन मैं आपकी बात सुनूंगा और आप पर नजर रखूंगा। ताहिर साहब, मैं समझ गई। मैं सर सुल्तान को भी ताज़ा तरीन सूरत हाल बताता हूँ, ब्लैक जीरो ने रोशनी से कहा और उसके बाद उसने एक बार फिर टेलीफोन का रिसीवर उठाया और सर सुल्तान के डायरेक्ट नंबर प्रेस किए। यस, सुल्तान स्पीकिंग। X2, हाँ ताहिर बेटे, क्या इमरान और जूलिया का कोई पता चला? प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबाएं और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर किया करें। एक दो लम्हों की खामोशी के बाद सर सुल्तान की मखसूस आवाज सुनाई दी। यस सर, सिल्वर सिटी के बारे में इत्तला मिली है कि ये ब्राजील के जंगलात से भी कहीं आगे है। अब हम उधर रवाना हो रहे हैं। ब्लैक जीरो ने सर सुल्तान से कहा। अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता करे बेटे। ये इत्तला तुम्हें कहाँ से मिली है? सर, ये इत्तला मिस रोशनी लाई है। ओ, रोशनी बेटी भी आई हुई है? जी सर, मिस रोशनी कुछ देर पहले ही पाकिस्तान पहुंची है। ताहिर बेटे, सिल्वर सिटी के बारे में जो मालूमात तुम्हें मिली है वो किसी तरह कैप्टन हमीद को भी भिजवा दो ताकि वो लोग भी कर्नल फरीदी की तलाश जारी रख सकें। सर, मैंने सुलेमान से कह दिया है कि वो कैप्टन हमीद को फोन करके बता दे। ताहिर बेटे, मेरी किसी मदद की जरूरत हो तो मुझे बता दो। जी हाँ, हमें आपकी दुआओं की जरूरत रहेगी। हम सब की दुआएं हर लम्हा तुम्हारे साथ होंगी ताहिर बेटे। ओके, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। उसे रिसीवर रखे 1 ही मिनट गुजरा था कि कंट्रोल रूम में बेल की आवाज सुनाई दी। ब्लैक जीरो ने कीबोर्ड के बटनों में से एक बटन प्रेस किया तो कंप्यूटर स्क्रीन पर दानिश मंजिल के गेट का बैरूनी मंजर उभर आया। गेट के करीब ही जोसेफ खड़ा था और उसके पीछे उसकी कार थी। ब्लैक जीरो ने दूसरा बटन प्रेस करके मेन गेट खोल दिया। जोसेफ वापस कार में बैठा और कार अंदर आ गई। मखसूस जगह पहुंचकर जोसेफ ने कार रोकी और खुद नीचे उतरा। ब्लैक जीरो ने माइक उठाया और उसे ऑन करके मुंह के करीब कर लिया। जोसेफ, तुम कंट्रोल रूम में आ जाओ। ब्लैक जीरो ने माइक पर कहा और फिर माइक ऑफ करके वापस रखा। जैसे ही उसने माइक रखा, टेलीफोन की घंटी बजने लगी। ब्लैक जीरो ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। X2, चीफ, सफदर बोल रहा हूँ। तमाम मेंबर्स मेरे फ्लैट पर जमा हो चुके हैं। ओके, मेरे फोन का इंतजार करो, ब्लैक जीरो ने कहा और रिसीवर रख दिया। उस वक्त जोसेफ भी कंट्रोल रूम में दाखिल हुआ। उसने ब्लैक जीरो और रोशनी को सलाम किया। रोशनी को देखकर वो मुस्कुराया। जोसेफ बैठो। जोसेफ, इमरान साहब और जूलिया को जीरो लैंड के एजेंट सिंगी और तेरेसिया ने अगवा किया है और ये बात भी हमें मोबाइल फोन के रिकॉर्ड से मालूम हुई है जो तुम इमरान साहब की कार से लाए थे। तुम ये बातें जानते ही हो। ब्लैक जीरो ने जोसेफ से कहा। जी हाँ ताहिर साहब, बॉस को अगवा करके उन्होंने बयान गलती की है। सिंगी की गर्दन तो मैं अपने हाथों से तोड़ूंगा, अलबत्ता तेरेसिया चूंकि औरत है इसीलिए उसकी गर्दन मिसी तोड़ेंगी। जोसेफ ने ब्लैक जीरो से कहा और आखिर में उसने रोशनी की तरफ देखा तो वो मुस्कुराने लगी। मैं समझ रहा था कि सिल्वर सिटी जीरो लैंड में है। मोबाइल फोन रिकॉर्डिंग से हमें सिंगी और तेरेसिया की गुफ्तगू से मालूम हुआ है कि वो लोग इमरान साहब और जूलिया को सिल्वर सिटी ले गए हैं। जी ताहिर साहब, आपने वो रिकॉर्डिंग मेरे सामने ही सुनी थी। जीरो लैंड के बारे में कोई भी नहीं जानता कि वो कहाँ है। इतना कंफर्म है कि जीरो लैंड जमीन पर नहीं, किसी दूसरे सैयारे या खला में कहीं है।
آج کی جدید اور ترقی یافتہ دنیا بھی زیرو لینڈ کا پتہ نہ لگا سکی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زیرو لینڈ سائنسی ترقی میں دنیا کے بہت سے ممالک سے کافی زیادہ آگے ہے۔ زیرو لینڈ کے سائنسدانوں نے زیرو لینڈ کو دنیا کی نظروں سے خفیہ رکھنے کے انتظامات رکھے ہوئے ہیں، اور ان انتظامات کی بدولت وہ زیرو لینڈ کو آج تک خفیہ رکھے ہوئے ہیں۔ دنیا کی سپر طاقتیں زیرو لینڈ کو ٹریس کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں، کیونکہ دنیا کے تمام ممالک کو زیرو لینڈ سے خطرہ ہے اور تمام دنیا ان کے مقصد کو سمجھتی ہے۔ ان کا مقصد پوری دنیا پر تسلط قائم کرنا ہے۔ اس مرتبہ روشنی نے جوزف سے کہا، مس روشنی، میں یہ سب باتیں جانتا ہوں۔ جوزف نے روشنی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مس روشنی نے معلومات حاصل کی ہیں کہ سلور سٹی زیرو لینڈ میں نہیں، بلکہ یہ برازیل کے جنگلات سے آگے زمین کے کسی حصے پر ہے، اور برازیل کے جنگلات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سمندر کی طرح ان کا دوسرا کنارہ بھی کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ افریقہ کے جنگلات سے زیادہ گھنے اور زیادہ خطرناک ہیں۔ طاہر نے کہا، جی طاہر صاحب، میں جانتا ہوں۔ افریقہ کے جنگلات پر اسرار کہلاتے ہیں کیونکہ وہاں وچ ڈاکٹروں کا راج ہے، اور وچ ڈاکٹروں کی وجہ سے افریقہ کے جنگلات دنیا میں زیادہ مشہور ہو گئے، ورنہ برازیل کے جنگلات واقعی افریقہ کے جنگلات سے زیادہ پرخطر ہے۔ جوزف نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، مس روشنی کو یہ معلومات ایک پروفیسر سے ملی ہے جو سلور سٹی میں رہا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ سے سلور سٹی کا نقشہ بھی بنایا۔ تم بھی یہ نقشہ دیکھ لو، پھر میں اس کا تمہیں ایک پرنٹ دے دیتا ہوں۔ طاہر نے جوزف کو نقشے کا پرنٹ دیا۔ جوزف چند لمحوں تک نقشے کو دیکھتا رہا، پھر اس نے نقشہ واپس بلیک زیرو کی طرف بڑھایا۔ طاہر صاحب، اگر باس کی تلاش میں مجھے آگ کے سمندر میں کودنا پڑا تو کود جاؤں گا۔ ہاں، ہم یہ بات جانتے ہیں جوزف، تم عمران صاحب کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو۔ جوزف، تم نے نقشہ دیکھا ہے، تمہیں کچھ سمجھ آیا؟ مس روشنی، تم جانتی ہو کہ جوزف جنگلات کا شہزادہ ہے۔ جنگلات میں کوئی مقام تلاش کرنے کے لیے مجھے کسی نقشے کی ضرورت نہیں پڑتی، مجھے خود جنگل راستہ بنا کر دے دیتا ہے۔ درندے میری رہنمائی کرتے ہیں، دلدلیں مجھ سے راز و نیاز کرتی ہیں، اور پرندے میرا پیغام لے کر میری منزل کی طرف جاتے ہیں۔ منزل خود بخود چل کر میرے قریب آ جاتی ہے، کیونکہ میں پرنس آف جنگل جوزف دا گریٹ ہوں۔ جوزف نے فخریہ لہجے میں کہا، پہلے صرف پرنس آف افریقہ تھے، اب پرنس آف جنگل ہو گئے ہو۔ روشنی نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، باس کی صحبت میں جوزف پرنس آف جنگل ہی نہیں، پرنس آف ورلڈ بھی بن سکتا ہے، اور پرنس ہی نہیں، اگر جوزف کو باس کی محبت میں بیگر آف جنگل، بیگر آف سٹی اور بیگر آف ورلڈ بھی بننا پڑے تو جوزف انکار نہیں کرے گا۔ جوزف نے جذبات سے معمور لہجے میں کہا، مس روشنی، جوزف واقعی پرنس آف جنگل ہے۔ ہاں، کچھ دن پہلے ٹارزن بھی مجھے ملا تھا، وہ شکایت کر رہا تھا کہ جوزف نے اس کی سیٹ چھین لی ہے۔ روشنی نے مسکراتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، جبکہ جوزف حیران نظر آنے لگا۔ نہیں مس روشنی، میں نے ٹارزن سے کوئی سیٹ نہیں چھینی، میں تو کبھی ٹارزن نامی شخص سے ملا ہی نہیں، یہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ جوزف نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ یہ بھی جنگلوں کا شہزادہ ہے، لیکن یہ اکریمی جنگلوں کا شہزادہ ہے، یہ جھوٹا پرنس ہے مس روشنی، اس نے تم سے جو میری شکایت کی ہے بالکل غلط کی ہے۔ جوزف، مس روشنی تم سے مذاق کر رہی ہے، ٹارزن صرف کتابوں کی حد تک پرنس ہے، یعنی فرضی کردار ہے، جبکہ تم حقیقی پرنس ہو۔ بلیک زیرو نے جوزف سے کہا تو اس نے شکایتی نظروں سے روشنی کو دیکھا۔ سوری جوزف، بس پرنس کی تکرار میں موڈ میں آ گئی تھی۔ نو پرابلم مس روشنی، باس تو تمہاری بہت عزت کرتا ہے، اور جن لوگوں کی باس عزت کرتا ہے ان کے لیے میری جان بھی حاضر ہے۔ جوزف نے روشنی کو شرمندہ ہوتے دیکھا تو خلوص سے بولا، تھینک یو جوزف۔ جوزف، تم نے پاکیشا سیکرٹ سروس کی ٹیم کے ساتھ برازیل جانا ہے، وہاں کے جنگلات سے معلومات حاصل کرنی ہے، اور پھر ان جنگلات کو عبور کرتے ہوئے سلور سٹی پہنچنا ہے۔ عمران صاحب، مس جولیا، کرنل فریدی صاحب اور روزا کو سلور سٹی سے نکالنا ہے۔ اوکے طاہر صاحب، اس مقصد کے لیے اگر مجھے اپنے خون کا آخری قطرہ بھی بہانا پڑا تو بہا دوں گا۔ جوزف، سلور سٹی میں داخلے تک تم نے ٹیم کی قیادت کرنی ہے، اور جیسے ہی ٹیم سلور سٹی میں داخل ہوگی، ٹیم کی قیادت مس روشنی سنبھال لیں گی۔ بلیک زیرو نے کہا تو جوزف نے اس بات میں سر ہلایا، کیونکہ اس نے تو عمران اور عمران کے لیے کسی بھی بات پر انکار کرنا سیکھا ہی نہیں تھا، جبکہ روشنی نے حیرت سے بلیک زیرو کو دیکھا۔ جوزف تو جنگلات کے مزاج کو جانتا ہے، اسی لیے اس کا ٹیم کی قیادت کرنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن میں ٹیم کی قیادت کیسے کر سکتی ہوں؟
रोशनी ने हैरत का इजहार करते हुए कहा, मिस रोशनी, आप पाकिशिया सीक्रेट सर्विस के क़याम के वक्त से इसके साथ हैं। इसका सेटअप कायम करने में आप इमरान के साथ साथ थी और तमाम मेंबरान जानते हैं कि बाकायदाना से ही, लेकिन पाकिशिया सीक्रेट सर्विस के आपका ताल्लुक सबसे पुराना है। फिर आप साइंस में भी समझ बूझ रखती हैं, इसीलिए मेंबरान बखुशी आपको लीडर तस्लीम कर लेंगे और फिर मेरे फैसले पर किसी मेंबर को भी एतराज करने की जरूरत नहीं। आपके हुक्म से रूगर्दानी तो मैं भी नहीं कर सकती। आपकी बात दूसरी है मिस रोशनी, ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर उसने रिसीवर उठा लिया। X2। ब्लैक जीरो ने सफदर के नंबर प्रेस किए थे और जैसे ही कॉल रिसीव हुई उसने मखसूस लहजे में कहा, यस चीफ, सफदर स्पीकिंग। सफदर, रोशनी ने सिल्वर सिटी के बारे में कुछ मालूमात हासिल की हैं। रोशनी इस वक्त पाकिशिया आ चुकी हैं। कुछ देर बाद वो जोसेफ के साथ तुम्हारे फ्लैट पर पहुंच जाएगी और तुम सबको इस मिशन के मुतालिक ब्रीफ करेगी। ओके चीफ। पाकिशिया से रवानगी से सिल्वर सिटी में दाखिले तक टीम की क़यादत इस मर्तबा जोसेफ करेगा और जब टीम सिल्वर सिटी में दाखिल हो जाएगी तो फिर टीम की क़यादत रोशनी करेगी। जी यस चीफ। ओके चीफ। एक लम्हे के लिए सफदर की हैरत भरी आवाज सुनाई दी, लेकिन अगले ही लम्हे उसकी आवाज मुस्तैद और मुअद्दबाना हो गई। सफदर, तमाम मेंबर्स को बता देना कि ये मेरा फैसला है। यस चीफ, सफदर ने बदस्तूर मुअद्दबाना लहजे में कहा और उसके साथ ही ब्लैक जीरो ने रिसीवर रख दिया। X2 की सर्द आवाज सुनकर रिसीवर सफदर के हाथों में काम कर रह गया था। उसने X2 का फैसला सुनकर यस चीफ कहा तो दूसरी तरफ से कॉल मुनक़ता हो गई। उसने भी रिसीवर रख दिया और माथे पर आया हुआ पसीना हाथ से साफ किया। इसके बाद उसने अपने साथियों की तरफ देखा। चूंकि टेलीफोन का लाउड और ऑन था, इसीलिए वो X2 और सफदर के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन रहे थे। X2 ने जोसेफ को टीम का लीडर बनाया था और चूंकि ऐसा पहली बार हुआ था, इसीलिए वो सब हैरान हो रहे थे। मैंने चीफ की इस कदर सर्द आवाज पहले कभी नहीं सुनी, सफदर ने सोफे पर बैठते हुए कहा। चीफ ने इस कदर सर्द लहजा इसीलिए अपनाया है कि हम उसके फैसले के खिलाफ कोई बात ना कर सकें, चौहान ने कहा। हम में इतनी जरूरत कहाँ है कि हम X2 के किसी फैसले के खिलाफ बात करें। वो चीफ है, कोई भी हुक्म दे सकता है और उसका हर हुक्म मानना हम पर फर्ज है, खावर ने चौहान की तरफ देखते हुए कहा। चीफ का ये फैसला है कुछ अजीब और गरीब। जोसेफ सिर्फ इमरान का साथी है और उसे हमारा लीडर बनाया जा रहा है, तनवीर ने कहा। खुदा का नाम मानो प्यारे, क्यों चीफ के फैसले के खिलाफ बात करके अपने साथ हमें भी मरवाना चाहते हो, सिद्दीकी ने कहा। चीफ का ये फैसला 100% दुरुस्त है, सफदर ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। वो तो जाहिरी सी बात है, चीफ सोचे समझे बगैर कोई फैसला नहीं करता, लेकिन तुम्हें इसकी क्या वजह समझ में आई है, नोमानी ने पूछा। चीफ ने पहली कॉल में बताया था कि हमने ब्राजील के जंगलात से भी आगे जाना है और जोसेफ जंगल का शहजादा है। वो जंगलात के मिजाज को समझता है, कई जंगली जुबानी भी बोलता है, इसीलिए जंगल में वो टीम की क़यादत बेहतर कर सकेगा। सफदर ने X2 के फैसले का तज्जिया करते हुए कहा तो बात उसकी समझ में आ गई। हाँ, तुमने ठीक सोचा है। पहले तो जंगलों में भी क़यादत इमरान साहब की करते थे और उन्हें भी कई जंगली जुबानें आती हैं। इमरान साहब की गैर मौजूदगी में जोसेफ टीम की बेहतर क़यादत कर सकता है, अवर ने कहा। वाकई चीफ बहुत दूर तक सोचता है, सिद्दीकी ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। बात लीडरशिप की होनी भी नहीं चाहिए, बात मिशन की होनी चाहिए। जो चीज मिशन के लिए मुफीद हो वही होनी चाहिए, सफदर ने कहा तो बाकी सब ने इस बात में सर हिला दिए। उन्हें इस तरह बातें करते हुए तकरीबन 1 घंटा गुजर गया। 1 घंटे बाद डोरबेल बजी तो उनकी बातों का सिलसिला रुका। मेरा ख्याल है कि मिस रोशनी और जोसेफ होंगे, मैं दरवाजा खोलता हूँ, खावर ने उठते हुए कहा। वो बैरूनी दरवाजे की तरफ गया और चंद लम्हों बाद वापस आया तो उसके साथ रोशनी और जोसेफ भी थे। अस्सलाम वालेकुम, रोशनी ने सबको सलाम करते हुए कहा। उसे देखकर सब खड़े हो गए। इसके बाद उनके दरमियान रस्मी जुमलों का तबादला हुआ और वो सब दोबारा सोफों पर बैठ गए। मिस रोशनी, मैं कॉफी बना लाऊं, फिर तफसीलन बातें करते हैं, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे बताओ किचन कहाँ है, कॉफी मैं बना लाती हूँ, रोशनी ने बेतकल्लुफी से कहा। अरे नहीं मिस रोशनी, आप तो हमारी मेहमान है, मैं तुम्हारी साथी हूँ, मेहमान हरगिज नहीं। तुम अगर तकल्लुफ करो तो और बात है। मिस रोशनी, सफदर बहुत अच्छी कॉफी बनाता है, इस वक्त तो आप उसके हाथ की बनी हुई कॉफी पी कर देखें, बाद में अभी बना दिया करें, इस मर्तबा खावर ने रोशनी से कहा। ओके, जैसे तुम लोगों की मर्जी, रोशनी ने कंधे उचकाते हुए कहा तो सफदर कॉफी बनाने चला गया। कुछ देर बाद वो सबके लिए कॉफी बना कर ले आया। कॉफी के कप उसने सबके सामने रख दिए। थैंक यू सफदर, सब ने सफदर का शुक्रिया अदा किया।
میرے ایک استاد ہوا کرتے تھے پروفیسر جیفرے۔ کافی کا ایک گونٹ پی لینے کے بعد روشنی نے کہنا شروع کیا اور پھر اس نے تمام واقعات تفصیل سے بتا دیے۔ پروفیسر صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کس راستے سے سلور سٹی گئے اور کس راستے سے آئے۔ تمام باتیں سننے کے بعد صفدر نے روشنی سے پوچھا، نہیں، ان کی موت نے انہیں اتنا ہی وقت دیا تھا، اگر چند منٹ اور مل جاتے تو میں ان سے اور باتیں بھی پوچھ لیتی۔ روشنی نے کہا تو صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر تو آپ ان سے یہ بھی نہیں پوچھ سکی ہوں گی کہ سلور سٹی سے ایکریمیا اب وہ کیا کرنے آئے تھے؟ تنویر نے روشنی سے کہا، ہاں، پوچھ تو نہیں سکی لیکن ان کی گفتگو سے میں نے اندازہ لگا لیا۔ کیا اندازہ لگایا ہے آپ نے؟ صفدر نے اس سے پوچھا۔ زیرو لینڈ والوں نے انہیں اپنے ساتھ ملا لیا اور انہیں سلور سٹی بھی لے گئے، جہاں پروفیسر جیفرے کام بھی کرتے رہے، لیکن پھر پروفیسر جیفرے کا سویا ہوا ضمیر جاگ اٹھا، جس پر انہوں نے کوئی ایسا بہانہ کیا ہوگا کہ زیرو لینڈ والے انہیں ایکریمیا لے آئے۔ یہاں آ کر انہوں نے زیرو لینڈ والوں سے بھاگنے یا چھپنے کی کوشش کی ہوگی اور پروفیسر جیفرے کی نیت کو بامتے ہوئے انہوں نے اسے گولی مروا دی۔ روشنی نے کہا، اور حالات و واقعات کا تجزیہ کیا جائے تو یہی بات سوچی جا سکتی تھی، لہٰذا ان سب نے ہی اس بات میں سر ہلا دیے۔ اب کیا پروگرام ہے؟ تنویر نے روشنی سے پوچھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ پروگرام کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں، یہ تو سر جوزف ہی بتائیں گے۔ سر جوزف، کیا یہاں میرا کوئی ہم نام بھی موجود ہے؟ جوزف نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، سر میں نے آپ کے لیے استعمال کیا ہے کیونکہ اس وقت آپ ہماری لیڈر ہیں۔ کیوں شرمندہ کرتی ہو مسی؟ میں کہاں سے لیڈر ہو گیا؟ جوزف نے واقعی شرمندہ سے لہجے میں کہا، اس کا مطلب ہے کہ تم ایکس2 کی حکم عدولی کر رہے ہو۔ تنویر نے جوزف سے کہا، مسٹر تنویر، حکم عدولی کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ جوزف نے تنویر سے پوچھا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم ایکس2 کا حکم ماننے سے انکار کر رہے ہو۔ میری کیا مجال؟ یکدم ہی جوزف نے تھر تھر کانپتے ہوئے کہا۔ کانپنے کے ساتھ ساتھ اس کا سیاہ چہرہ مزید سیاہ ہو گیا۔ ممبران دل ہی دل میں ایکس2 کی شخصیت سے اور زیادہ مروب ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ جوزف افریقی جنگلات کا شہزادہ ہے، جنگلی ہے۔ جنگلی درندے اور وحشتی قبائل اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ بڑے بڑے سورماؤں کی گردنیں اس نے معمولی سے جھٹکے میں توڑی ہوئی ہیں، اور اب وہی جوزف ایکس2 کا نام سن کر تھر تھر کانپ رہا ہے۔ آپ لیڈر ہیں، اسی لیے مس روشنی نے آپ کے نام کے ساتھ سر لگایا ہے، آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اس مرتبہ صدیقی نے جوزف سے کہا، اس کا لہجہ بھی مؤدبانہ تھا۔ ٹھیک ہے، لیڈر تو میں ہو گیا، لیکن تم لوگ مجھے سر یا آپ نہیں کہو گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو آپ کو سر ضرور کہیں گے۔ تنویر نے بھی مؤدبانہ لہجے میں کہا، اوکے، میں فون کر کے چیف سے کہہ دیتا ہوں کہ یہ لوگ میری بات نہیں مان رہے، جوزف نے سادہ سے لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی اس نے جیب سے سیل فون نکالا اور نمبرز پریس کرنے لگا۔ ارے مانیں گے، تمہاری ہر بات مانیں گے، چیف کو فون نہ کرو، تنویر نے بوکیائے ہوئے لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی اس نے اٹھ کر جوزف سے سیل فون چھیننے کی کوشش کی۔ مسٹر تنویر، تمہارا خیال ہے کہ میں تمہاری شکایت کروں گا؟ جوزف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ان سب نے ہی اطمینان بھرے سانس لیے۔ جوزف کو نمبرز پریس کرتے دیکھ کر ان سب کے دم خشک ہو گئے تھے۔ جوزف، تم نے تو ہمیں ڈرا ہی دیا تھا، روشنی نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اگر ہم میں سے کسی کا ہارٹ فیل ہو جاتا تو؟ چوہان نے جوزف سے کہا۔ تم میں سے کوئی بھی اتنے کمزور دل کا مالک نہیں۔ اب ان باتوں کو چھوڑو اور واپس اپنے موضوع کی طرف آ جاؤ، صفدر نے کہا۔ ہاں، کیا بات ہو رہی تھی؟ نعمانی نے صفدر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پوچھا یہ گیا تھا کہ اب کیا پروگرام ہے، اور اس کے جواب میں نے کہا تھا کہ جوزف لیڈر ہے، لہٰذا پروگرام بھی جوزف ہی بتائے گا۔ میسی، میں نے کیا پروگرام بنانا ہے؟ بس برازیل چلتے ہیں، وہاں جنگل میں داخل ہو جائیں گے، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ برازیل میں کوئی چھوٹا سا جنگل نہیں ہے، ہم نے سنا ہے کہ وہ اتنے بڑے رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں کہ برازیل کی حکومت بھی نہیں جانتی کہ اس کے کتنے رقبے پر جنگلات ہیں۔ تنویر نے جوزف سے کہا، بلکہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ جس طرح سمندر کا دوسرا کنارہ نہیں ہوتا، اسی طرح برازیل کے جنگلات کا بھی دوسرا سرا نہیں ہے۔ ان جنگلات میں بھی ابھی تک آدم خور قبیلے آباد ہیں، صدیقی نے کہا۔ اگر ہم یہاں بیٹھ کر یہی سوچتے رہے اور اسی طرح باتیں کرتے رہے تو پھر ہم برازیل نہیں پہنچ سکتے، لہٰذا تم لوگ باتوں کو چھوڑو اور چلنے کی تیاری کرو، روشنی نے ان سب سے کہا۔ تم لوگ تیاری کرو، میں انتظامات کرتا ہوں، صفدر نے کہا تو وہ صوفوں سے کھڑے ہو گئے۔ ابے سالے کپتان،
تیرا منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ کیا کسی فلفلوٹی سے جوتے موتے کھا کے آ رہا ہے؟ قاسم نے کیپٹن حمید سے کہا، جو واقعی بہت پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ بکواس نہ کر یار، میں اس وقت بہت پریشان ہوں۔ ارے سالے مالے، تو پریشان ہے تو کسی فلفلوٹی سے آنکھ مانکھ ملا، تیری ساری پریشانی دور مور ہو جائے گی۔ گرانڈیل قاسم نے ہنستے ہوئے کہا، اور ہنسنے کی وجہ سے اس کا پیٹ ادھر ادھر ہلنے لگا۔ میں کرنل صاحب کی گمشدگی سے بہت پریشان ہوں، تو مجھے اور پریشان نہ کر۔ او ہو، کیپٹن حمید کی بات سن کر قاسم زور زور سے ہنسنے لگا۔ کمبخت، یہاں ہماری جان پر بنی ہوئی ہے اور تو قہقہے لگا رہا ہے۔ تو باتیں ایسی ہی کرتا ہے۔ کرنل صاحب کی گمشدگی؟ ابے سالے کپتان، وہ کوئی بچے ہے تو نہیں جو گم صدا ہو جاویں گے۔ او ہو۔ قاسم نے ہنسی روک کر اپنی بات مکمل کی اور ایک مرتبہ پھر زور زور سے ہنسنے لگا۔ کیپٹن حمید نے اسے غصے سے دیکھا۔ انہیں دشمنوں نے اغوا کر لیا ہے، اسی لیے وہ گمشدہ ہیں، سمجھے؟ سمجھ گیا، میں سب سمجھ گیا، بچہ نہیں ہوں میں۔ جناب، آپ کی عقل شریف ایسی ہے کہ آپ بھی کچھ سمجھ سکیں۔ دیکھو بھائی کپتان وپتان، میری عزت خراب کرنے کی کوشش نہ کر، میں سب سمجھتا و بچتا ہوں۔ کیپٹن حمید کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ ٹیلی فون کی بیل بجنے لگی۔ وہ اٹھ کر ٹیلی فون سٹینڈ کی طرف بڑھا اور پھر اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ کیپٹن حمید سپیکنگ۔ بس اتنا سا نام؟ یہ بھی بلا کوئی نام ہوتا ہے؟ نام تو اس طرح کا ہوتا ہے، آغا علی سلیمان پاشا، دا پریزیڈنٹ آف آل ورلڈ کوکس ایسوسی ایشن۔ دوسری طرف سے آواز سنائی دی تو کیپٹن حمید نے آواز پہچان لی، جو کہ سلیمان کی تھی۔ کرنل فریدی اور پھر روزہ اغوا ہو چکے تھے۔ کرنل فریدی کے اغوا کی وجہ سے گورنمنٹ آف کافرستان کے ایوان میں کافی ہلچل مچ گئی تھی۔ کافرستان کے تمام سیکرٹ ایجنٹوں نے کرنل فریدی اور روزہ کو تلاش کرنے کی کوشش کی تھی۔ کافرستانی سیکرٹ ایجنسیوں نے کئی دوسرے ممالک میں انہیں تلاش کیا، لیکن وہاں سے بھی انہیں ناکامی کی ہی رپورٹ ملی۔ پھر اپنے ایک اعلیٰ افسر سے بات کر کے اس نے علی عمران کو فون کرنے کا فیصلہ کیا۔ کرنل فریدی عمران کا دوست تھا اور اسے یقین تھا کہ اگر عمران نے ان کی مدد کی تو وہ کرنل فریدی کو تلاش کر لیں گے۔ اعلیٰ افسر سے اجازت لینے کے بعد اس نے عمران کے فلیٹ پر فون کیا۔ فون علی عمران کے بجائے اس کے باورچی علی سلیمان نے ریسیو کیا اور اس نے اسے بتایا کہ عمران فلیٹ پر نہیں۔ اس نے عمران کے لیے پیغام دے دیا تھا اور سلیمان کو بتا بھی دیا تھا کہ کرنل صاحب کو دشمنوں نے اغوا کر کے کسی خفیہ مقام پر چھپا دیا ہے۔ انہوں نے اندرون و بیرون ملک کرنل فریدی صاحب کو تلاش کیا، وہ نہیں ملے، اور عمران کے لیے پیغام دیا کہ وہ کرنل صاحب کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ سلیمان نے اسے جواب دیا تھا کہ جب بھی عمران واپس آیا وہ کیپٹن حمید کا پیغام اسے دے دے گا، اور اب سلیمان کا فون تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کرنل صاحب کے بارے میں ہی کوئی بات کرنا چاہتا تھا۔ ہاں سلیمان بھائی، تمہاری بات ہوئی عمران صاحب سے؟ کیونکہ کیپٹن حمید کو اس وقت کام تھا، اسی لیے اس نے محبت بھرا انداز اپنایا تھا، ورنہ وہ سلیمان اور عمران سے سیدھے منہ بات کرنے کا عادی نہیں تھا۔ سچ کہتے ہیں کہ مطلب کے وقت گدھے کو بھی باپ بنا لیا جاتا ہے۔ دوسری طرف سے سلیمان کی طنزیہ آواز سنائی دی۔ تم نے ٹھیک سنا ہوگا سلیمان بھائی، لیکن یہ وقت ان باتوں کا نہیں، میں بہت پریشان ہوں، اور تمہیں معلوم ہے کہ عمران صاحب کرنل فریدی صاحب کی کتنی عزت کرتے ہیں۔ کپتان صاحب، صرف آپ ہی کے کرنل صاحب اور مس روزہ اغوا نہیں ہوئے، بلکہ میرے صاحب اور مس جولیا کو بھی اغوا کیا جا چکا ہے۔ دوسری طرف سے سلیمان کی آواز سنائی دی تو کیپٹن حمید حیران رہ گیا، یہ خبر اس کے لیے نہیں تھی۔ تو کیا ان کے بارے میں بھی کوئی پتہ نہیں چلا؟ میرے صاحب اور کرنل صاحب کے ساتھیوں میں بہت فرق ہے کپتان صاحب، سلیمان نے ایک بار پھر طنزیہ لہجے میں کہا۔ تو سلیمان کی بات کیپٹن حمید کو تیر کی طرح لگی اور اسے غصہ آ گیا، لیکن اس نے اپنے غصے پر قابو پایا اور سلیمان پر اپنے غصے کا اظہار نہ ہونے دیا۔ سلیمان، یہ وقت طنز کرنے کا نہیں، اگر عمران اور کرنل صاحب بیک وقت اغوا ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یقیناً مسلم امہ کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے، اس لیے طنز میں وقت ضائع کیے بغیر ہمیں ان کی تلاش میں نکلنا ہے۔ انہیں اغوا کرنے والے صرف مسلم امہ کے خلاف ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے خلاف منصوبہ بنانے والے ہیں۔ دوسری طرف سے سلیمان کی آواز سنائی دی تو کیپٹن حمید ایک بار پھر حیران ہوا، یعنی اس نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، زیرو لینڈ؟ زیرو لینڈ والوں نے عمران اور کرنل فریدی صاحب کو اغوا کیا ہے؟ اس نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، میرے صاحب کے بارے میں تو یہی شواہد ملے ہیں، کرنل صاحب کے بارے میں صرف قیاس ہی کیا جا سکتا ہے، اور یہ قیاس چونکہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کے چیف محترم جناب ایکسٹو کا ہے، اسی لیے غلط نہیں ہو سکتا۔ پھر تو ایسا ہی ہوگا، اور ہاں، کیا یہ بات تمہیں جناب ایکسٹو نے خود بتائی ہے؟ کپتان صاحب، لگتا ہے تمہارا دماغ چل گیا ہے، جناب ایکسٹو سے میں کیا تم بھی بات نہیں کر سکو گے؟ ایکسٹو کا تو نام لیتے ہی میری جان نکلنے لگ جاتی ہے،
उनसे बात करना तो दूर की बात है, फिर तुम्हें इस बात का पता कैसे चला? साहब की गुमशुदगी और तुम्हारे फोन के मुतालिक मैंने सर सुल्तान साहब को आगाह किया। सर सुल्तान ने जनाब एक्स2 को बताया तो जनाब एक्स2 ने बताया कि उनकी मेंबर मिस जूलिया भी अगवा हो चुकी हैं और इमरान के अगवा की भी खबर उन्हें है और उन्होंने जो तहकीकात की हैं उनके मुताबिक मेरे साहब और मिस जूलिया को जीरोलैंड के सिंगी और तेरेसिया ने अगवा किया है। इमरान और कर्नल फरीदी साहब आसानी से अगवा होने वालों में से नहीं, क्योंकि दोनों इंसान हैं, इसीलिए अगवा भी हो सकते हैं और जीरोलैंड वाले भी मामूली लोग नहीं। अगर उन्होंने उन दोनों अजीम हस्तियों को अगवा कर लिया है तो ये ज्यादा हैरत की बात नहीं है, कैप्टन हमीद ने कहा। हाँ, साहब भी कभी कभी जीरोलैंड वालों का जिक्र करते हैं तो यही कहते हैं कि ये लोग बहुत खतरनाक हैं। ये भी पता चला है कि जीरोलैंड वाले उन्हें कहाँ ले गए हैं? कैप्टन हमीद ने सुलेमान से पूछा। हाँ, सर सुल्तान साहब ने बताया है कि जनाब एक्स2 ने इस सिलसिले में बहुत तेजी से काम किया है और उन्हें मालूम हुआ है कि जीरोलैंड वाले उन्हें एक शहर सिल्वर सिटी ले गए हैं। सिल्वर सिटी? क्या ये कोई जीरोलैंड का शहर है? नहीं, सिल्वर सिटी के मुतालिक मालूमात जनाब एक्स2 ने सर सुल्तान को ईमेल की है और सर सुल्तान साहब ने मुझे, अब तुम मुझे अपना ईमेल एड्रेस बता दो, मैं वो तमाम मालूमात तुम्हें ईमेल कर देता हूँ। इसके बाद तुम्हारा काम है कि तुम कर्नल साहब की तलाश में जाओ या ना जाओ। तुम्हारा शुक्रिया सुलेमान, मेरा ईमेल एड्रेस नोट करो, कैप्टन हमीद ने कहा और साथ ही ईमेल एड्रेस भी बता दिया। मैंने तुम्हें ईमेल सेंड कर दी है। एक बार फिर तुम्हारा शुक्रिया सुलेमान भाई। अब मुझे मालूम हो गया है कि दुनिया भर में जनाब एक्स2 की इतनी दहशत क्यों है। वो तो इंतहाई बाखबर हस्ती है, कैप्टन हमीद ने कहा और फिर उसने सुलेमान को अल्लाह हाफिज कहकर फोन का रिसीवर रख दिया। अबे साले कप्तान वप्तान, मेरे खालाजाद इमरान का कुकमुक भी तुमसे ज्यादा खबर मबर रखता है। कैप्टन हमीद की गुफ्तगू से कासिम सारी सूरत हाल समझ चुका था, इसीलिए उसने कैप्टन हमीद से तंजिया लहजे में कहा, अच्छा तुम बकवास बंद करो। कैप्टन हमीद ने उसे डांटते हुए कहा। वो उठकर मेज से कुर्सी की तरफ आ गया। मेज पर कंप्यूटर रखा हुआ था। वो कुर्सी पर बैठा और उसने इंटरनेट कनेक्ट किया और फिर अपना ईमेल बॉक्स ओपन किया। उसके ईमेल बॉक्स में सुलेमान की मेल आई थी। उसी ईमेल में सिल्वर सिटी के मुतालिक चंद मालूमात के साथ साथ एक नक्शा भी मौजूद था। वो 2 पेज की ईमेल थी। कैप्टन हमीद ने प्रिंटर ऑन करके दोनों पेजेस का प्रिंट ले लिया। उसके बाद उसने इंटरनेट डिस्कनेक्ट किया और फोन का रिसीवर उठाकर नंबर प्रेस करने लगा। हेलो, तारिक स्पीकिंग। राबिता मिलने पर दूसरी तरफ से तारिक की आवाज सुनाई दी। अंकल, मैं कैप्टन हमीद बोल रहा हूँ। ओह हमीद बेटे, तुम खैरियत तो है? अंकल, क्या इन दिनों आप काफिरिस्तान में ही हैं? क्योंकि तारिक साहब के पास भी सैटेलाइट फोन था जो एक इक्रीमी मोबाइल फोन कंपनी का था, इसीलिए नंबर मिलाने के बावजूद कैप्टन हमीद को मालूम ना था कि तारिक साहब कहाँ हो सकते हैं, इसीलिए उसने पूछा था। नहीं हमीद बेटे, मैं तो इस वक्त बाचान में हूँ। क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? दूसरी तरफ से तारिक साहब ने कहा तो कैप्टन हमीद ने मुख्तसरन उन्हें हालात से आगाह कर दिया। ठीक है हमीद बेटे, मैं पहली ही फ्लाइट से काफिरिस्तान पहुंच रहा हूं। ओके अंकल, आपके आने तक मैं अपने आला अफसरान से मीटिंग भी कर लेता हूं और अपने साथियों को भी तैयारी का कह देता हूं। हम आपकी सरबराही में ब्राजील जाएंगे। ओके ओके, तुम बेफिक्र रहो। कर्नल फरीदी के लिए हम सब अपनी जान लड़ा देंगे। वो काफिरिस्तान का एक कीमती असासा है। दूसरी तरफ से तारिक साहब की आवाज सुनाई दी और उसके साथ ही कॉल कट गई। साले कप्तान, मैं तुझे खबरदार कर दूं, तू मेरे बगैर ब्राजील जा नहीं सकेगा। हाँ हाँ, तुझे साथ ले जाऊंगा। जब हमें जंगलों में इंसान का गोश्त खाने वाले वहशी पकड़ेंगे तो तुम्हें उनके सामने फेंक दूंगा। 1 हफ्ते के लिए तेरा गोश्त बहुत रहेगा उनके लिए। साले, तू क्या समझता है मैं डर जाऊंगा? मैं डरने मरने वाला नहीं। अच्छा, मेरा सर ना खाओ, तू जा और तैयारी कर, मुझे बहुत से काम करने हैं। कैप्टन हमीद ने कासिम से कहा। कासिम उसे चंद लम्हों तक तो घूरता रहा, फिर उठ खड़ा हुआ। साले माले, जब मुझसे कोई काम वाम होता है तो मेरी मिन्नतें विन्नतें करता है, अब मुझ पर रोब वोब जाड़ रहा है। कासिम ने कैप्टन हमीद को आंखें दिखाते हुए कहा, लेकिन कैप्टन हमीद ने उसे कोई जवाब ना दिया। उसने रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने लगा। कासिम चंद लम्हों तक उसे घूरता रहा। साले, देख मैं लूंगा तुझे, कासिम ने कहा और फिर वो कमरे से बाहर निकल गया। यस, इंस्पेक्टर जगदीश स्पीकिंग।
राबिता मिलने पर दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी, जगदीश 2 घंटों बाद सब साथियों को मेरी कोठी पहुंचने का हुक्म दे दो। हमने आज किसी भी वक्त कर्नल साहब की तलाश में ब्राजील जाना है, सब लोग तैयार होकर आ जाएं। कैप्टन हमीद ने तहक्कुमाना लहजे में कहा। ओके सर, मैं अभी सबसे कह देता हूँ, तुम तैयारी करो, मैं इस दौरान आला अफसरान से मिल लूं, कैप्टन हमीद ने कहा और फिर उसने रिसीवर रख दिया। साइमन गोल्डन क्लब का मालिक और मैनेजर था। वो गेंडे जैसी जसामत और करख्त चेहरे वाला इंसान था। उसका सर अंडे की तरह शफाफ और शराबनोशी की कसरत की वजह से उसकी आंखें सुर्ख रहती थीं। उसका शुमार क्रीमिया के बड़े गैंगस्टर्स में होता था। गोल्डन किलर्स के नाम से उसकी तंजीम थी, जिसका हर मेंबर पेशावर कातिल था। वो इतनी महारत से कत्ल करते थे कि कत्ल का कोई सबूत नहीं मिलता, इसीलिए उसके किसी भी मेंबर को आज तक सजा नहीं हुई थी। वो इंतहाई सफाक इंसान था और सफाकी की वजह से लोग उसका नाम सुनकर खौफजदा हो जाते थे। इस वक्त साइमन अपने ऑफिस में बैठा था। उसके सामने मेज पर दुनिया की कीमती शराब रखी थी। बोतल आधी से ज्यादा खाली हो चुकी थी और ग्लास भरा हुआ नजर आ रहा था। साइमन इस वक्त फोन पर किसी से बात कर रहा था। फोन पर बात मुकम्मल होने के बाद उसने रिसीवर रखा और शराब का ग्लास उठाकर मुंह से लगाया। उसने एक गोंद शराब पी और फिर ग्लास मेज पर रख दिया। उसी लम्हे उसके ऑफिस का दरवाजा खुला और एक कसरती जिस्म का मालिक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। ये रॉबर्टो था, जो कि साइमन का असिस्टेंट था, और सिर्फ रॉबर्टो ही था जो साइमन के ऑफिस में बगैर इजाजत अंदर आ जाता था। उसके अलावा कोई मक्की भी साइमन के ऑफिस में उसकी इजाजत के बगैर दाखिल नहीं हो सकती थी। ऑफिस में दाखिल होने के बाद रॉबर्टो ने साइमन को सलाम किया और उसके सामने मुअद्दबाना अंदाज में खड़ा हुआ। बैठो रॉबर्टो। हाँ रॉबर्टो, किस लिए आए हो? बॉस, प्रोफेसर जेफरे ने एक अस्पताल में पहुंचकर दम तोड़ा है। उसे अस्पताल ले जाने वाली एक लड़की है और वो लड़की बहुत देर तक प्रोफेसर जेफरे के साथ रही, उससे बातें करती रही है। ये तो बहुत बुरा हुआ है रॉबर्टो। अगर ये बात मेरे बॉस को मालूम हो गई तो उसने मुझ समेत पूरी तंजीम का खात्मा कर देना है। साइमन ने एकदम परेशान लहजे में कहा। मैं इसीलिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ बॉस, कि अब क्या किया जाए। प्रोफेसर जेफरे का कत्ल किसके जिम्मे लगाया था? ये काम एंड्रियो को दिया गया था और उसने रिपोर्ट दी थी कि उसने कामयाबी से मिशन मुकम्मल कर लिया। कहाँ है एंड्रियो? उसे बुलाओ। मुझे मालूम था बॉस कि आप उसे मिलेंगे, इसीलिए मैं उसे अपने साथ ले आया हूँ। इस वक्त वो आपके सेक्रेटरी के पास बैठा हुआ है। एंड्रियो तुम्हारे पास बैठा हुआ है, उसे मेरे कमरे में भेज दो। उसने फोन पर सेक्रेटरी का नंबर मिलाने के बाद कहा। उसके बाद एक काला आदमी कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में दाखिल होने के बाद उसने साइमन को मुअद्दबाना अंदाज में सलाम किया। एंड्रियो, प्रोफेसर जेफरे को तुमने कत्ल किया है? साइमन ने गुर्राते हुए पूछा। यस बॉस, मेरा हुक्म है कि जब तक टारगेट हलाक ना हो जाए उससे दूर ना हुआ जाए। साइमन ने बदस्तूर गुर्राते हुए कहा। बॉस, मेरी गोली प्रोफेसर जेफरे के दिल में लगी थी, वो मेरे सामने ही गिरकर तड़पने लग गया था। इसके बावजूद अस्पताल पहुंचा और काफी देर बाद मरा। साइमन ने इस मर्तबा तंजिया लहजे में कहा। बॉस, ये तो मुझे मालूम नहीं। जब तुमने प्रोफेसर जेफरे पर गोली चलाई तो कोई लड़की भी उसके साथ थी? नहीं बॉस, उसके साथ तो कोई लड़की नहीं थी। अलबत्ता। एंड्रयू बात करते करते रुक गया। अलबत्ता क्या इडियट, बात पूरी किया करो। बॉस, जब मैं प्रोफेसर जेफरे को गोली मारकर भाग रहा था तो एक लड़की गली में दाखिल हुई थी। एंड्रयू ने इस मर्तबा कपकपाते हुए लहजे में कहा तो साइमन की आंखों से शोले निकलने लगे। तुमने लड़की को देखा और उससे डरकर भाग गए? साइमन ने बेड़िए की तरह गुर्राते हुए कहा। बॉस, मैंने उसे गोली मारने के लिए अपने रिवॉल्वर का रुख उसी की तरफ कर लिया था, लेकिन इससे पहले कि मैं उस पर गोली चलाता वो खौफजदा होकर चीखी और जमीन पर गिर गई। मैं चूंकि बहुत ही तेज दौड़ रहा था इसीलिए फौरन रुक ना सका और दौड़ते हुए बहुत आगे निकल गया। फिर मैंने रुकना मुनासिब ना समझा क्योंकि प्रोफेसर जेफरे पर चलाई हुई मेरी गोली की आवाज और उस लड़की की चीख की आवाज सुनकर उस दौरान वहाँ कोई पहुँच भी सकता था। एंड्रू ने खौफजदा लहजे में बॉस से वजाहत के लहजे में कहा। तुम्हारी गफलत की वजह से वो लड़की प्रोफेसर जेफरे को अस्पताल में ले गई, जहाँ वो कमबख्त प्रोफेसर जेफरे होश में आया और उसने हमारे बहुत से सीक्रेट उस लड़की को बता दिए। साइमन ने करख्त लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने दराज से रिवॉल्वर निकाल ली। माफ कर दे बॉस, एंड्रयू ने हकलाते हुए कहा। तुम जानते हो कि हमारी फील्ड में लफ्ज माफी है ही नहीं, साइमन ने सफाक लहजे में कहा। उसके साथ ही एक धमाका हुआ और एंड्रू के हलक से चीख बुलंद हो गई। गोली उसके माथे में लगी थी, जिसकी वजह से उसके माथे में सुराख हो गया था और वो फर्श पर गिरकर तड़पने लगा। अभी उसका तड़पना
बंद नहीं हुआ था कि साइमन ने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और अपनी सेक्रेटरी का नंबर प्रेस कर दिया। मैंने एंड्रियो को गोली मार दी है, मेरे कमरे से उसकी लाश उठवा लो और कालीन भी साफ करने के लिए आदमी भेज दो, साइमन ने करख लहजे में कहा और फिर उसने रिसीवर रख दिया। रॉबर्टो, उस लड़की की तलाश करो, उसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरा है। यस बॉस, मैंने पहले ही उसकी तलाश का हुक्म दे दिया है, वो बहुत जल्द मार दी जाएगी। ओके, अब तुम जाओ, तुम खुद भी उस लड़की को तलाश करो। यस बॉस, रॉबर्टो ने कहा और उसके साथ ही वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसने मुअद्दबाना अंदाज में साइमन को सलाम किया और फिर कमरे से बाहर निकल गया। वो सियाह बादल का एक बहुत बड़ा टुकड़ा था जो आसमान से जमीन की तरफ आ रहा था। कुछ देर में वो टुकड़ा जमीन पर उतर आया। जहाँ वो उतरा था वो एक छोटा सा मैदान था और उससे चंद मीटर्स के फासले पर घने दरख्त थे। जमीन पर उतरते ही वो बादल फटने लगा। देखते ही देखते उसके कई टुकड़े हो गए और उन टुकड़ों में से एक अजीब सी साख्त का हेलीकॉप्टर नमूदार हुआ। बादल के वो टुकड़े उड़कर करीबी दरख्तों की शाखों से चिपक गए। अब ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कपास के टुकड़ों को स्याह रंग करके उनके दरख्तों की शाखों से चिपका दिया गया हो। चंद लम्हों बाद उस अजीब व गरीब साख्त के हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुला और उसमें से एक आदमी नीचे उतरा और एक तरफ बढ़ने लगा। उसने सामने के दरख्तों को क्रॉस किया तो उसे एक शहर की फसील नजर आने लगी। फसील से दूसरी तरफ इमारतें भी दिखाई दे रही थीं और ये तमाम इमारतें सिल्वर कलर की थीं। फसील में एक जगह बहुत बड़ा गेट था। वो तेज तेज कदमों से चलता हुआ उस गेट के करीब पहुंच गया। जैसे ही वो गेट के करीब पहुंचा, गेट का एक हिस्सा खुल गया और एक आदमी की शक्ल दिखाई दी। गेट खोलने वाले ने आने वाले को मुअद्दबाना अंदाज में सलाम किया। मिस्टर शॉन को सिल्वर सिटी में वेलकम किया जाता है। थैंक यू, गाड़ी मौजूद है? शॉन ने गेट खोलने वाले से पूछा। यस सर, सुपर बॉस ने आपके लिए कंप्यूटराइज गाड़ी भिजवाई है, गेट खोलने वाले ने मुअद्दबाना लहजे में कहा तो शॉन ने इस बात में सर हिलाया और फिर वो गेट क्रॉस करके अंदर आ गया। गेट से चंद कदम के फासले पर सिल्वर कलर की एक खूबसूरत कार खड़ी थी। जैसे ही शॉन उसके करीब पहुंचा, कार का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और शॉन पिछली सीट पर बैठ गया। कार की ड्राइविंग सीट पर कोई मौजूद न था, इसीलिए बावजूद जैसे ही शॉन कार में बैठा, कार स्टार्ट हुई और खुद ब खुद आगे बढ़ने लगी। ये कंप्यूटराइज गाड़ी थी, इसीलिए ड्राइवर के बगैर चलती थी। सिल्वर सिटी के मशीन रूम से उसे कंट्रोल किया जाता था। तकरीबन 3 मिनट की तेज ड्राइविंग के बाद कार एक बिल्डिंग के सामने पहुंचकर रुक गई। कार के रुकते ही उस बिल्डिंग का बंद गेट खुल गया और कार एक बार फिर आगे बढ़ी। उस बिल्डिंग में दाखिल होकर कार एक कमरे के सामने जाकर रुकी। जैसे ही कार रुकी, उसका दरवाजा खुला। कार का दरवाजा खुलते ही शॉन कार से नीचे उतरा और कमरे की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो कमरे के दरवाजे तक पहुंचा, कमरे का दरवाजा भी खुद ब खुद खुल गया और शॉन उसमें से अंदर दाखिल हुआ। कमरे में एक बड़ी सी टेबल रखी हुई थी जिस पर 2 कंप्यूटर और दीगर बहुत सा सामान रखा हुआ था। टेबल के दूसरे साइड पर सिल्वर रंग की एक बहुत बड़ी कुर्सी रखी हुई थी जिस पर बॉस बैठा हुआ था, जबकि मेज की दूसरी जानिब 3 कुर्सियां थी। ये कुर्सियां भी सिल्वर कलर की थी, लेकिन ये साइज में छोटी थी। शॉन कमरे में दाखिल हुआ तो टेबल के करीब पहुंचकर उसने सर को खम करके सुपर बॉस को सलाम किया। बैठो शॉन। थैंक यू बॉस। शॉन, सिल्वर सिटी की तामीर के बाद तुम पहली बार यहाँ आए हो? यस बॉस, तामीर मुकम्मल होने के बाद पहली बार आया हूँ। जब तामीरात हो रही थी तो मैं यहाँ 2 बार आया था। हाँ, क्या बात हुई कि तुम एक्रीमिया से यहाँ आए हो? सुपर बॉस, प्रोफेसर जेफरे सिल्वर सिटी से एक्रीमिया केमिकल H9 लेने गया क्योंकि उसे उस केमिकल की जरूरत थी और उसने आपसे दरख्वास्त की थी कि ये केमिकल लेने के लिए उसे ही एक्रीमिया भेजा जाए। इस बहाने वो अपने बेटे से भी मिल लेगा। आपने उसकी दरख्वास्त मंजूर की और उसे एक्रीमिया भिजवा दिया। एक्रीमिया पहुंचकर उसकी नीयत खराब हो गई और उसने जीरो लैंड से बगावत कर दी, जिस पर आपने हुक्म दिया कि मैं गोल्डन क्लब के साइमन को हिदायत करूं कि वो प्रोफेसर जेफरे का खात्मा कर दे। हाँ, और साइमन ने प्रोफेसर जेफरे का खात्मा करा दिया। इन सब बातों की रिपोर्ट मुझे मिल चुकी है, लेकिन सुपर बॉस, साइमन के आदमी से गफलत हुई। प्रोफेसर जेफरे के मरने से पहले ही साइमन का आदमी वहां से फरार हो गया और प्रोफेसर जेफरे को एक नामालूम लड़की ने अस्पताल पहुंचा दिया, जहां उसका ऑपरेशन किया गया और प्रोफेसर जेफरे होश में आ गया। उसने उस लड़की से बहुत सी बातें की। ओह वेरी सैड। साइमन ने इस गफलत पर अपने आदमी का खात्मा कर दिया और उस लड़की को तलाश करने लगा, लेकिन उनकी ये तलाश नाकाम साबित हुई। मैंने अपने तौर पर भी लड़की को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो लड़की कहीं भी ना मिली। हाँ, तुमने साइमन को उस गफलत की सजा दी? यस बॉस, मैंने उसका और उसके सिस्टम का मुकम्मल खात्मा कर दिया है। ये तुमने बहुत ज्यादा सजा दे दी है। अब हमें एक्रीमिया में उस जैसा एक और सिस्टम
बनाना पड़ेगा। सुपर बॉस, साइमन के लिए ये सजा बहुत ही कम है क्योंकि उसकी गफलत की वजह से सिल्वर सिटी का नाम पाकिशिया और काफिरिस्तान तक पहुंच गया है। काका क्या कह रहे हो तुम? सुपर बॉस ने हैरत भरे लहजे में शान से कहा। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ सुपर बॉस। कर्नल फरीदी की गुमशुदगी का रद्द-ए-अमल जानने के लिए हमने कैप्टन हमीद के फोन टेप किए हैं और उन टेप से पता चला है कि अली इमरान के कुक सुलेमान ने कैप्टन हमीद को फोन करके सिल्वर सिटी का नाम लिया है और उसे बताया है कि इमरान और कर्नल फरीदी को जीरो लैंड के एजेंटों ने अगवा किया है। वेरी सैड, ये तो बहुत बुरा हुआ है, लेकिन सुलेमान को ये कैसे मालूम हुआ? सुलेमान और कैप्टन हमीद की कॉल से ये मालूम हुआ कि ये मालूमात X2 ने हासिल की हैं और मेरा अंदाजा है कि प्रोफेसर जेफरे को अस्पताल ले जाने वाली लड़की पाकिशियाई सीक्रेट सर्विस की एजेंट ही थी। हम अपने मकासद की कामयाबी तक सिल्वर सिटी का नाम भी दुनिया वालों की नजर से दूर रखना चाहते थे, लेकिन साइमन की गफलत की वजह से अब ये नाम पाकिशिया और काफिरिस्तान पहुंच गया है। सुपर बॉस, अब कर्नल फरीदी के साथी और इमरान के साथी उनकी तलाश में ब्राजील आ रहे हैं। वो ब्राजील के शहरों और जंगलों में जलीलो ख्वार होकर खत्म हो जाएंगे, लेकिन सिल्वर सिटी को वो तलाश ना कर सकेंगे। यस सुपर बॉस, सिल्वर सिटी तक पहुंचने के लिए हमें अपनी जदीद इजाद एयर कार इस्तेमाल करनी पड़ती है। अगर एयर कार ना हो तो हम भी यहाँ तक ना पहुंच सकें तो वो लोग कैसे पहुंच सकते हैं? हाँ वाकई, एयर कार हमारी जदीद तरीन इजाद है जो बगैर परों के हेलीकॉप्टर की तरह नजर आती है और जब वो हवा में सफर करती है तो किसी को नजर ही नहीं आती। इसके इर्द गिर्द हमारी जदीद तरीन जेड लहरें होती हैं जो बादलों के टुकड़ों में जज़ब होकर एयर कार को अपने घेरे में ले लेती हैं और दुनिया की कोई मशीन हमारी एयर कार को चेक नहीं कर सकती। हमारी एयर कार दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाती है। सुपर बॉस ने इस मर्तबा फखरिया लहजे में कहा। यस सुपर बॉस, दुनिया के तमाम ममालिक साइंस में हमसे बहुत ज्यादा पीछे हैं, इसीलिए इस पूरी दुनिया पर हुकूमत करने का हक सिर्फ हमें ही है। शॉन ने भी मगरूर लहजे में कहा। बस अब वो वक्त आने वाला ही है जब हम पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। दुनिया के अरबों इंसानों में से जो हमारा साथ देंगे वो हमारे दोस्त होंगे और जो हमसे नफरत करेंगे वो हमारे गुलाम। सुपर बॉस ने ख्वाबीदा से लहजे में कहा तो शॉन भी इस तस्वर में खुश हो गया। सुपर बॉस, मेरा ख्याल है कि मैं ब्राजील के दारुल हुकूमत चला जाऊं और जैसे ही कर्नल फरीदी और इमरान के साथी ब्राजील आए मैं उनका खात्मा कर दूं। हाँ, ब्राजील में हमारा नेटवर्क मौजूद है, तुम वहाँ चले जाओ, उन लोगों का शहर में ही खात्मा कर दो ताकि ये लोग जंगलों में गुमनामी की मौत न मारे जाएं। यस सुपर बॉस, तो फिर अब मुझे इजाजत है। ओके, विश यू गुड लक। थैंक यू बॉस, शॉन ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। फिर उसने सर को थोड़ा सा खम दिया और उसके बाद वो कमरे से बाहर चला गया। ओह, तो ये तुम हो नानूता? कर्नल फरीदी ने नानूता से कहा जो उस वक्त उसके सामने थी। कर्नल फरीदी को होश आया तो उसने खुद को एक छोटे से कमरे में पाया। उस कमरे में सिर्फ एक बेड था जिस पर वो सोया हुआ था। होश में आने के बाद उसने उस छोटे से कमरे का जायजा लिया और फिर उसने कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो दरवाजा खोलने में कामयाब ना हो सका। दरवाजा खोलने में नाकामी के बाद उसने दरवाजे पर दस्तक भी दी, लेकिन न जाने ये दरवाजा किस धात का बना हुआ था कि दस्तक की आवाज ही पैदा नहीं हो रही थी। इन कोशिशों में नाकामी के बाद वो वापस बेड पर आकर बैठ गया और सोचने लगा कि उसे किन लोगों ने अगवा किया है और वो इस वक्त कहाँ है। लेकिन जाहिरी सी बात थी कि इस वक्त उसके पास अपने सवाल का जवाब नहीं था। कमरे में कोई आता तो तभी उसे अपने इन सवालात के जवाबात मिल सकते थे। वो बहुत देर तक इंतजार करता रहा और बहुत देर के बाद कमरे का दरवाजा खोला और नानूता का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आया। नानूता को देखते ही कर्नल फरीदी चौंक पड़ा। कर्नल साहब, एक हम ही तो हैं जो आपकी इतनी फिक्र करते हैं, हमारे अलावा आपकी परवाह भला किसे है? नानूता ने मुस्कुराते हुए कहा तो कर्नल फरीदी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। तुम लोग मुझे किस लिए यहाँ लाए हो? आपकी एक दिली ख्वाहिश पूरी करने के लिए। मेरी दिली ख्वाहिश? कौन सी ख्वाहिश? आप ही नहीं बल्कि बहुत से लोगों की ख्वाहिश है कि वो जीरो लैंड को देखें और आप खुश किस्मत हैं कि आपकी ये ख्वाहिश पूरी की जा रही है। क्या मतलब? क्या मुझे जीरो लैंड ले जाया जा रहा है? कर्नल साहब, आप इस वक्त जीरो लैंड में है मौजूद हैं। अच्छा, वाकई? अभी आपको जीरो लैंड की सैर कराई जाएगी, फिर आपको यकीन आ जाएगा। तुम्हारा शुक्रिया नानूता, तुम मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर रही हो। कर्नल साहब, अब हमारी सिर्फ एक बात मान ले, इसके बाद आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। कौन सी बात? यही बात कि आप हमारे साथी बन जाएं। इसके बाद आप देखेंगे कि दुनिया की हर आसाइश आपको हासिल हो जाएगी। दुनिया की हर आसाइश तो अब भी मुझे हासिल है, कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा। आपके कदमों में दौलत के अंबार लगा दिए जाएंगे। नानूता ने एक और ऑफर दी।
रुपए पैसे की अब भी मुझे कोई कमी नहीं, मेरे पास मेरी जरूरत से ज्यादा ही है। आपको काफिरिस्तान का सदर बनवा दिया जाएगा। नानूता ने कर्नल फरीदी को एक और पेशकश की। मैं इस वक्त जिस ओहदे पर हूँ उस ओहदे पर मैं अपने मुल्क और कौम की ज्यादा खिदमत कर रहा हूँ। अगर आप हमारे साथी बन गए तो जब पूरी दुनिया पर जीरो लैंड की हुकूमत होगी तो आप पूरी दुनिया के हुक्मरानों में से होंगे। नानूता ने कर्नल फरीदी को एक और लालच देते हुए कहा, जीरो लैंड वालों का ये ख्वाब कभी हकीकत का रूप नहीं धारेगा और मैं अहमकों की जन्नत में रहने वालों में से नहीं। कर्नल फरीदी ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए कहा, आप और वो अली इमरान न जाने किस मिट्टी के बने हुए हो, कोई बात असर ही नहीं करती तुम लोगों पर। नानूता ने झल्लाए हुए लहजे में कहा, अच्छा तुम लोग इमरान को भी अगवा करके ले आए हो? कर्नल फरीदी ने नानूता से कहा, मैं अली इमरान के बारे में कुछ नहीं जानती, मैं तो सिर्फ आपको जानती हूँ और आपके बारे में सोचती रहती हूँ। नानूता ने एक बार फिर कर्नल फरीदी की आंखों में देखते हुए कहा, उसका लहजा बहुत ही रोमांटिक था। मालूम नहीं तुम कैसे दावा करते हो कि तुम तरक्की याफ्ता लोग हो, मुझे तो तुम सब अहमक लगते हो। कर्नल फरीदी ने मुंह बनाते हुए कहा तो नानूता का भी मुंह बन गया और गुस्से से उसका सुर्ख चेहरा और ज्यादा सुर्ख हो गया, लेकिन वो कुछ ना बोली। उन दोनों के दरमियान कुछ देर तक खामोशी छाई रही। फिर कमरे का दरवाजा खुला और फिंच अंदर आ गया। अरे यहाँ का माहौल तो कुछ संजीदा सा लग रहा है, उसने नानूता का चेहरा देखते हुए कहा। अगर हेडक्वार्टर इस शख्स के बारे में नरम पॉलिसी इख्तियार ना करता तो ये शख्स कब का मेरे हाथों मारा जा चुका होता। नानूता ने गुस्सीले लहजे में कहा तो कर्नल फरीदी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कर्नल तुमने क्या कह दिया है नानूता को? फिंच ने कर्नल फरीदी से शिकायती अंदाज में कहा, मैंने इसे ये बताया है कि तुम लोग अहमकों की जन्नत में रह रहे हो और पूरी दुनिया पर हुकूमत करने का जो तुम्हारा ख्वाब है वो कभी भी पूरा नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है कर्नल, अब हमारा ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने के करीब है। फिंच ने कर्नल फरीदी से कहा तो उसके चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आ गई और इस मुस्कुराहट को देखकर नानूता को और ज्यादा गुस्सा आ गया। देखा फिंच, ये कर्नल फरीदी किस तरह तंजन मुस्कुरा रहा है। कुछ देर पहले तक नानूता कर्नल फरीदी से बाखलाक लहजे में बात कर रही थी और अब वो सारा अदब व अदब भूल गई थी। कुछ दिनों की बात है, कर्नल सब तंज भूल जाएगा। फिंच ने नानूता से कहा, काश हेडक्वार्टर कर्नल के डेथ वारंट जारी करा दे। नानूता ने कहा तो कर्नल फरीदी के चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट में मजीद इजाफा हो गया। तुम गुस्सा रहने दो नानूता, कर्नल को जीरो लैंड की सैर कराओ। तुम ही करा दो सैर, मैं तो इस वक्त शदीद गुस्से में हूँ। मैंने कहा ना, गुस्सा थूक दो। कर्नल को अपना मेहमान समझो और इसे जीरो लैंड की सैर करा दो। फिंच ने उसे समझाने वाले अंदाज में कहा। वो चंद लम्हे तो मुंह फुलाए खड़ी रही, फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने मुस्कुराते हुए पहले फिंच की तरफ देखा और फिर कर्नल फरीदी की तरफ। आ जाए कर्नल साहब, आपको जीरो लैंड की सैर कराएं। मालूम नहीं अब आपकी जिंदगी के कितने दिन बाकी बचे हैं। नानूता ने एक बार फिर बाअखलाक लहजे में कर्नल फरीदी से कहा, क्या हुआ है मेरी जिंदगी को? कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा, जीरो लैंड देखने के बाद आपका क्या ख्याल है? आप जिंदा सलामत वापस जाएंगे? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये आपकी खाम ख्याली है। अब या तो आपको हमारे साथ शामिल होना पड़ेगा या फिर आपका खात्मा कर दिया जाएगा। अभी तो तुम कह रही थी कि तुम्हारा हेडक्वार्टर मेरे बारे में नरम गोशा रखता है। हाँ, और उसी नरम पॉलिसी की वजह से अब जीरो लैंड में 3-4 माह जिंदा रहेंगे ताकि आप इन 3-4 माह में सोच विचार के बाद खत्मी फैसला कर सकें। अगर आपका फैसला जीरो लैंड के हक में हुआ तो आपको वापस काफिरिस्तान भिजवा दिया जाएगा ताकि वहां आप जीरो लैंड के कॉज के लिए काम कर सकें। और अगर आपका फैसला जीरो लैंड के हेडक्वार्टर की मर्जी के मुताबिक ना हुआ तो फिर आपको मौत यकीनन हो जाएगी। नानूता ने कहा और फिर वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई। 3-4 माह तो सोचने और फैसला करने के लिए बहुत होते हैं, कर्नल फरीदी ने कहा। इसी लम्हे नानूता ने दरवाजा खोल दिया। कर्नल फरीदी और फिंच भी नानूता के साथ ही बाहर आ गए। कर्नल फरीदी ने देखा कि वो एक छोटी सी इमारत में थे। उस इमारत की 4 दीवारी तकरीबन 10 फीट ऊंची थी और सामने ही एक गेट दिखाई दे रहा था। सारी इमारत सिल्वर कलर की थी। कर्नल साहब बहुत ज़हीन इंसान है नानूता, अब ये अच्छा फैसला करेंगे। पता चल जाएगा कि ये कितना दानिशमंदाना फैसला करते हैं। कर्नल, जीरो लैंड की सैर तुम पैदल करोगे या कार में बैठकर करोगे? पैदल सैर हमेशा ही मुफीद रहती है, कर्नल फरीदी ने फिर से कहा तो उसने इस बात में सर हिला दिया। ओके, आ जाओ।
उसे गेट की तरफ बढ़ते देखकर कर्नल फरीदी भी उसके साथ साथ चलने लगा। नानूता भी उनके साथ ही थी। इस बिल्डिंग में कर्नल फरीदी को और कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। गेट के करीब पहुंचकर फिंच ने गेट खोला और फिर वो तीनों उसी बिल्डिंग से बाहर निकल आए। बाहर निकलकर कर्नल फरीदी ने देखा कि वो एक शफाफ सड़क पर था जिसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा थी और ऐसे लगता था जैसे सड़क शीशे की बनी हुई हो। सड़क के किनारे फुटपाथ बने थे लेकिन फुटपाथ पर कोई भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। अलबत्ता सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ी दिखाई दी जाती थी। दूर दूर तक इमारतों का एक तवील सिलसिला नजर आ रहा था और उन तमाम इमारतों का रंग सिल्वर था। वो तीनों फुटपाथ पर चलते हुए आगे बढ़ने लगे। तकरीबन 5 मिनट तक उनके दरमियान खामोशी रही। फुटपाथ पर लोग नजर नहीं आ रहे। कर्नल फरीदी ने फिंच की तरफ देखते हुए कहा, ये काम का वक्त है और अक्सर लोग इस वक्त अपने ऑफिस में हैं। फरागत के वक्त लोग वॉक करने के लिए फुटपाथ पर आते हैं। कारें भी आपके शहर में कम तादाद में नजर आ रही हैं। क्या मतलब? क्या जीरो लैंड में कई शहर हैं? हाँ, जीरो लैंड एक पूरी दुनिया का नाम है। इस दुनिया में कई शहर आबाद हैं और हम इस वक्त जिस शहर में हैं इसका नाम सिल्वर सिटी है। हैरत अंगेज, तुम लोग तो कहते थे कि जीरो लैंड खला में मौजूद है, लेकिन ये खला तो नहीं, ये तो जमीन ही है। चंद लम्हों तक इधर उधर देखने के बाद कर्नल फरीदी ने फिर से कहा, हमने कभी नहीं कहा कि जीरो लैंड खला में है, किसी सैयारे पर है या फिर जमीन के ही किसी हिस्से में। तुम कयासाराइया करते रहो, हमें क्या फर्क पड़ता है। हम तो सिर्फ इतना कहेंगे कि जीरो लैंड हैरतों की जगह है, अजायबात का मस्कन है, साइंस की इंतहा है। जो यहाँ पहुँच जाता है वापस जाने का ख्याल ही दिल में नहीं लाता। नानूता ने कर्नल फरीदी से कहा। कर्नल फरीदी ने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया, जिसकी वजह से उनके दरमियान एक बार फिर खामोशी तारी हो गई। वो तकरीबन 5 मिनट तक चलते रहे। 5 मिनट बाद वो एक चौक पर पहुंच गए। चौक के दरमियान में एक खूबसूरत फव्वारा लगा हुआ था जिसमें से पानी बहुत ही खूबसूरत अशकाल में निकल रहा था। फव्वारे के इर्द गिर्द खूबसूरत घास उगी थी और उस घास में इंतहाई हसीन फूल भी नजर आ रहे थे। कर्नल फरीदी उस फव्वारे को देखते हुए आगे बढ़ने लगा। रात के वक्त इस फव्वारे का मंजर बहुत ही खूबसूरत होता है। ऐसा लगता है जैसे इस फव्वारे पर और चौक पर रंगों की बरसात हो रही हो। नानूता ने कर्नल फरीदी से कहा, इस शहर यानी सिल्वर सिटी की कोई हदबंदी भी है? कर्नल फरीदी ने नानूता से पूछा। हाँ, इसके चारों तरफ एक फसील है। फसील के ऊपर कई फीट तक इंतहाई खतरनाक शुआएं हैं जिन्हें कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता। अगर कोई क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो जलकर खोला हो जाएगा। इसीलिए सिल्वर सिटी में बगैर इजाजत के ना तो कोई दाखिल हो सकता है और ना ही कोई बाहर जा सकता है। इसीलिए कर्नल, तुम भी यहाँ से फरार होने का ख्याल कभी अपने दिल में मत लाना, क्योंकि इसका अंजाम सिवाय मौत के कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारी तरह ख्यालों की दुनिया में नहीं रहता। जब तक मुझे सिल्वर सिटी में रहना हुआ रह लूंगा, उसके बाद मैं यहाँ से फरार हो जाऊंगा। ओके, ऐसी कोशिश तुम करके देख लेना, फिंच ने तंजिया अंदाज में कर्नल फरीदी से कहा। और फिर जैसे ही उसका फिक्रा मुकम्मल हुआ वो फिजा में उड़ता हुआ दिखाई दिया। कर्नल फरीदी ने पलक झपकने से कबल ही उसे उठाकर ऊपर उछाल दिया था। फजा में काफी ऊंचा जाने के बाद वो वापस जमीन की तरफ आने लगा। जमीन पर आते ही उसका रुख बदला और वो तीर की तरह कर्नल फरीदी के सर की तरफ आया। उसने अपनी दोनों टांगे सुकेड़ ली थी और जैसे ही वो कर्नल फरीदी के सर के करीब पहुंचा, उसकी टांगे किसी स्प्रिंग की तरह खुल गईं। कर्नल फरीदी ने बिजली की सी तेजी से खुद को नीचे किया और वो जमीन पर बैठकर एकदम साइड पर हो गया। अगर वो ऐसा ना करता तो फिंच के दोनों पांव उसके सर पर लगने थे। फिंच जमीन पर गिर गया। कर्नल फरीदी के साइड पर होते ही वो बिजली की सी तेजी से जमीन पर गिर गया और क्रॉलिंग करते हुए वहां से कुछ दूर हुआ। उसके बाद उठने में उन दोनों ने ताखीर नहीं की। उठते ही दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। अब फिंच का चेहरा किसी दरिंदे की तरह था। उसकी आंखें भी सुर्ख थी और वो खूनी नजरों से कर्नल फरीदी को देख रहा था। फिर दोनों ने ही एक दूसरे पर छलांग लगा दी, लेकिन इससे पहले कि दोनों एक दूसरे से टकराते, कर्नल फरीदी पहले रुका और उसके साथ ही उसकी लात हरकत में आ गई। 1 सेकंड के भी हजारवें हिस्से में कर्नल फरीदी की लात फिंच की पसलियों पर पड़ी और फिर फिंच की एक चीख बुलंद हुई। फिंच, तुम तो अभी से चीखने लग गए, कर्नल फरीदी ने हैरत भरे लहजे में कहा। फिंच का जिस्म किसी गेंद की तरह उछला और फिर कर्नल फरीदी के सीने में आ लगा। कर्नल फरीदी के पांव जमीन से उखड़ गए और वो दूर जा गिरा। फिंच ने एक बार फिर उछलकर उसके पहलू में ठोकर मारने की कोशिश की, लेकिन उसके मद्दे मुकाबिल कर्नल फरीदी था, इसीलिए वो कर्नल को ठोकर ना मार सका। कर्नल ने उसका पांव पकड़ लिया और फिर पकड़कर उसे घुमा दिया।
वो घूमता हुआ दूर जा गिरा। दूर गिरते ही वो एक लम्हा जाया किए बगैर उछलकर खड़ा हुआ। खड़े होते ही उसने दोबारा कर्नल फरीदी पर छलांग लगाई, लेकिन इस दफा वो कर्नल फरीदी से टकराने के बजाय 2 कदम पहले ही रुक गया। कर्नल फरीदी इस दौरान अपने जिस्म को हरकत दे चुका था, लेकिन जैसे ही फिंच रुका, कर्नल का जिस्म भी फौरन साकत हुआ। फिंच ने बिजली की सी तेजी से दोबारा हरकत की और कर्नल को फ्लाइंग किक मारने की कोशिश की। कर्नल का साकत जिस्म भी फौरन ही हरकत में आ गया। उसने खुद को फिंच की फ्लाइंग किक से बचाया और फिर जैसे ही फिंच के कदम जमीन से टकराए, कर्नल फरीदी ने अपने बाजुओं को हरकत दी और उसका हाथ फिंच के मुंह पर लगा। मुंह पर लगने वाले थप्पड़ ने फिंच का दिमाग चकरा कर रख दिया। कर्नल ने उसके मुंह पर दूसरा थप्पड़ भी मारने की कोशिश की, लेकिन उसने खुद को न सिर्फ ये कि उस थप्पड़ से बचाया, बल्कि उसने कर्नल का हाथ भी पकड़ लिया। हाथ पकड़ते ही उसने हाथ को एक झटका दिया। झटका लगने से कर्नल फरीदी उछला और फिजा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। फिंच ने उसके पीछे ही छलांग लगाई। जैसे ही कर्नल फरीदी जमीन पर गिरा, फिंच भी उसके ऊपर जा गिरा, लेकिन कर्नल ने पलक झपकने से पहले ही करवट बदली और फिंच उसके करीब ही सीने के बल जमीन पर जा गिरा। उसका सीना और मुंह जमीन से टकराए, जिसकी वजह से उसे अपना सांस सीने में अटकता हुआ महसूस हुआ। कर्नल फरीदी ने एक लम्हा भी जाया न किया। वो फिंच पर सवार हो गया और उसने फिंच के बाल पकड़ लिए। दूसरे हाथ का घेरा उसकी गर्दन में डाला और उसकी गर्दन को दबाने लगा। फिंच की आंखों के सामने अंधेरा सा छाया और उसके मुंह से बेमानी आवाजें निकलने लगी। उसी लम्हे उन दोनों के करीब ही धुआं सा फैल गया। धुआं फैलते ही कर्नल फरीदी का सर चकराने लगा और फिर वो बेहोश होकर फिंच के ऊपर ही गिर गया। फिंच इससे पहले ही बेहोश हो चुका था। नानूता, जो कि इस दौरान खामोश तमाशाई की हैसियत से एक तरफ खड़ी हुई थी, कर्नल फरीदी और फिंच को बेहोश होते ही वो उनकी तरफ बढ़ी और फिर उसने कर्नल फरीदी को फिंच के ऊपर से खींच लिया। पहले इमरान हमें जलीलो ख्वार किया करता था और अब वही काम जोसेफ कर रहा है, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। वो 2 घंटे पहले ही ब्राजील के दरअल हुकूमत ब्राजीलिया पहुंचे थे। पाकिस्तान से वो शुमाली अक्रीमिया की रियासत लानामा पहुंचे। वहां उन्होंने मेकअप किए और वहीं उन्हें नए कागजात भी मिल गए थे। अलबत्ता जोसेफ ने कोई मेकअप ना किया, इसीलिए उसे नए कागजात की जरूरत भी नहीं पड़ी थी। लानामा से वो कोलंबो पहुंचे, जो जनूबी अक्रीमिया की एक अहम रियासत थी, और कोलंबियो से उन्हें ब्राजीलिया के लिए फ्लाइट मिल गई। तवील तरीन सफर के बाद वो 2 घंटे पहले ब्राजीलिया पहुंचे थे। ब्राजीलिया में उन्होंने रॉयल होटल में कमरे लिए, जिसमें एक कमरा रोशनी के लिए और बाकी 2 कमरे मर्द मेंबरान के लिए थे। उन्हें होटल में बिठाकर और कॉफी का एक कप पीने के बाद जोसेफ कहीं चला गया था। अब 1 घंटे से गायब था। तनवीर, तुम तो जानते ही हो कि इमरान साहब भी बिला वजह ही गायब नहीं हो जाते थे, बल्कि वो मिशन के सिलसिले में ही कहीं जाते थे, और जोसेफ भी अब मिशन के सिलसिले में ही कहीं गया हुआ है, सफदर ने तनवीर से कहा। सफदर ठीक कह रहा है तनवीर, हमें सिल्वर सिटी के बारे में कुछ मालूम नहीं कि वो कहाँ है और वहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है। जोसेफ इसी सिलसिले में मालूमात हासिल करने गया है, रोशनी ने भी तनवीर को समझाते हुए कहा। अब चूंकि सफदर और रोशनी इमरान और जोसेफ की हिमायत में बोल रहे थे, लिहाजा तनवीर मुंह बनाकर खामोश हुआ। तनवीर साहब कहते तो ठीक हैं, साहब की बाज आदतें तो बहुत ही बिगड़ी हुई हैं, सुलेमान ने कहा। जब उसे पता चला कि टीम इमरान की तलाश में ब्राजील जा रही है, तो उसने ब्लैक जीरो से दरख्वास्त की थी कि उसे भी टीम के साथ भेज दिया जाए। ब्लैक जीरो जानता था कि सुलेमान की जोसेफ के साथ नहीं बनती, इसीलिए उसने सुलेमान से वादा लिया कि वो जोसेफ को तंग नहीं करेगा, सफर के दौरान उसका एहतराम करेगा और उसका हर हुक्म मानेगा। जब सुलेमान ने वादा कर लिया तो ब्लैक जीरो ने उसे भी टीम के साथ जाने की इजाजत दे दी और अब वो टीम के साथ था। सुलेमान, तुम तनवीर की बातों पर किसी किस्म का रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं करोगे, सफदर ने सुलेमान से कहा। मैं तो तनवीर साहब की हिमायत कर रहा हूँ सफदर साहब, आप नाराज हो रहे हैं, सुलेमान ने कहा। तनवीर की हिमायत करने की कोई जरूरत नहीं, हमें मालूम है कि तुम भी इमरान साहब की तरह गहरी बातें कह जाते हो, सफदर ने सुलेमान से कहा। तो तनवीर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। सफदर, अगर सुलेमान मुझ पर तंज करता तो मुझे महसूस हो जाता, मैं बच्चा नहीं हूँ कि मुझे किसी की गहरी बात भी समझ ना आए, तनवीर ने नाराज लहजे में सफदर से कहा। अभी तो उसने गहरी बात नहीं की थी, लेकिन आगे चलकर इसकी बातों ने गहरा हो जाना था, सफदर ने कहा। मुझे मालूम नहीं था कि साहब की तरह उनके साथी भी नजूमी हैं, सुलेमान ने मुंह बनाकर कहा। तुम ऐसे बातें करते हो कि अब इमरान साहब भी तुम्हें उस्ताद कहने लगे हैं और तुम्हें बातों की छूट देकर मैं टीम का माहौल खराब नहीं होने दूंगा। इस मर्तबा सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप ये चाहते हैं कि मैं आपके साथ रहूं और पत्थर का सनम बनकर रहूं?
हूँ। हाँ बिल्कुल, तुम पत्थर के सनम ही बनकर रहो। इस रोशनी, क्या आप भी मुझे सनम मानती हैं? नहीं, मैं तो तुम्हें अपना सनम नहीं मानती। अलबत्ता अगर तुम खुद को मेरा सनम समझते हो तो समझते रहो, मुझे भला क्या एतराज हो सकता है? रोशनी ने सुलेमान की बात पर मुस्कुराते हुए कहा, मेरी तौबा, मैं भला खुद को आपका सनम कैसे कह सकता हूँ? मुझे मालूम है कि आप किसी के इंतजार में हैं। सुलेमान ने फौरन ही कानों को हाथ लगाते हुए कहा, अगर तुम ऐसी बातें करोगे तो फिर मैं तुम्हें ही अपना सनम मान लूंगी और तुम्हारे हिजरो फिराक में गीत भी गाऊंगी। मिस रोशनी, एक बात मैंने खास तौर पर नोट की है। वो क्या? सनम हमेशा बेवफा ही क्यों होता है? सनम बनने की ख्वाहिश तुम्हें है तो तुम्हें ही पता होना चाहिए सुलेमान। इमरान साहब ना सही, उनका बावर्ची ही सही, साथियों को बोरियत से बचाने के लिए किसी न किसी का होना जरूरी है, इस मर्तबा नोमानी ने कहा। रोशनी, सफदर, तनवीर और सुलेमान के अलावा बाकी वो सब काफी देर तक खामोश बैठे थे। जिस तरह फिल्म में एक कॉमेडियन जरूरी समझा जाता है, इसी तरह टीम में एक जोकर की भी जरूरत रहती है। तनवीर ने नोमानी की तरफ देखते हुए तंजिया लहजे में कहा, एक बात तो बताओ तनवीर। तनवीर की बात सुनने के बाद खावर ने उससे कहा, हाँ हाँ पूछो। एक क्या, तुम 100 बातें पूछो। तुम्हें इमरान साहब पर किस बात पर गुस्सा आता रहता है? तुम्हें मालूम तो है उसकी हरकतें ही ऐसी होती हैं, लेकिन अब तो इमरान साहब यहाँ मौजूद नहीं है और तुम उनकी गैर मौजूदगी में उनके खिलाफ बोलकर गीबत के मुर्तकिब हो रहे हो। इस मर्तबा सिद्दीकी ने तनवीर से कहा, अच्छा ये गीबत है, तो फिर अल्लाह ताला मुझे माफ करे, मैं आइंदा उसकी गैर मौजूदगी में उसके बारे में कोई बात नहीं करूंगा। तनवीर ने अपनी गलती तस्लीम करते हुए कहा। तनवीर में ये खूबी है कि ये फौरन ही अपनी गलती तस्लीम कर लेता है। इस मर्तबा चौहान ने कहा, हाँ अपनी गलती तस्लीम कर लेना बहुत अच्छी बात है। खावर ने भी तनवीर की तरफ देखते हुए कहा, यह सब तो ठीक है, लेकिन ये मालूम नहीं कि जोसेफ किस वक्त आएगा। सफदर ने घड़ी देखते हुए कहा, जोसेफ ने ब्राजील के जंगलात के बारे में मालूमात हासिल करनी है और ये मालूमात इतनी आसानी से तो नहीं मिल जाएंगी। हो सकता है कि हमें 1 या 2 दिन या उससे भी ज्यादा वक्त इंतजार करना पड़े, रोशनी ने कहा। और चूंकि रोशनी ने दुरुस्त बात की थी, लिहाजा सब ने इस बात में सर हिला दिए। मेरा ख्याल है कि हमें यहाँ कमरे में बंद बैठे रहने के बजाय बाहर निकलना चाहिए, बाजारों, होटलों और क्लबों का जायजा लेना चाहिए। हो सकता है कि हमें कोई काम की बात मालूम हो जाए। नोमानी ने कहा, बात तो तुम्हारी दिल को लगती है, लेकिन इससे पहले हमें जोसेफ से बात करना पड़ेगी क्योंकि वो इस वक्त हमारा लीडर है। सफदर ने नोमानी से कहा, जोसेफ के पास भी पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के जाती नेटवर्क का सेल फोन सैटेलाइट मौजूद है, उसे फोन करके पूछ लेते हैं। मैं उसे फोन करती हूँ, रोशनी ने कहा और फिर उसने अपना सेल फोन जेब से निकाल लिया। फिर उसने जोसेफ के नंबर प्रेस किए तो दूसरी तरफ बेल जाने लगी। हेलो, जोसेफ स्पीकिंग। जोसेफ, मैं रोशनी बोल रही हूँ। यस मिस रोशनी, खैरियत तो है ना? हाँ, यहाँ तो खैरियत ही है, लेकिन तुम काफी देर से गए हुए हो, इसीलिए हमें फिक्र हो रही है। मिस रोशनी, मैं एक ऐसे आदमी की तलाश में था जो गाइड के फराइज सरंजाम देता है। एड्रेस मुझे उसका मिल गया है और मैं अब उसकी तरफ जा रहा हूँ। हम ये सोच रहे हैं कि हम भी यहाँ घूमे फिरें, शायद हमें भी कोई काम की बात मालूम हो जाए और हम सिल्वर सिटी की तरफ बढ़ सके। बिल्कुल ऐसा हो सकता है मिस रोशनी, अब घूमे फिरें। मैं जैसे ही वापस आने लगूंगा तो आपको फोन कर दूंगा। बस यही बात तुमसे कहनी थी। ओके, गुड बाय। क्या ख्याल है, बाहर इकट्ठे चले जाएं या ग्रुप की सूरत में? ज्यादा आदमी जल्दी नजरों में आ जाते हैं, लिहाजा हमें 2-2 के ग्रुप्स में जाना चाहिए, सफदर ने कहा। हाँ, सफदर ने बिल्कुल ठीक बात की है, 2-2 के ग्रुप्स में जाना बेहतर रहेगा। रोशनी ने भी उसकी तजवीज की तायीद की। मैं और तनवीर जाते हैं, दूसरा ग्रुप खावर और सिद्दीकी का हो जाए, तीसरा नोमानी और चौहान, जबकि चौथा ग्रुप रोशनी और सुलेमान बन जाए। मेरा ख्याल है कि इस पर किसी को भी एतराज न होना चाहिए, रोशनी ने सबकी तरफ देखते हुए कहा। हाँ, किसी को भी एतराज नहीं है। ओके सफदर, पहला ग्रुप तुम्हारा है, लिहाजा यहाँ से रवाना भी पहले तुम ही हो जाओ। ठीक है, मैं और तनवीर चले जाते हैं, सफदर ने कंधे उचकाते हुए कहा। उसके बाद वो खड़ा हो गया। उसे उठते देखकर तनवीर भी खड़ा हुआ और फिर उन्होंने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। अभी उन्होंने एक ही कदम उठाया था कि उन दोनों का सर बुरी तरह चकरा गया और उसके बाद वो बेहोश होकर फर्श पर गिर गए। उन दोनों के साथ साथ बाकी साथी भी बेहोश हो गए थे। प्यारे दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानियाँ पसंद आ रही होंगी, इसीलिए आपसे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि आपको बर वक्त और हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें और करना ना भूलिए। शुक्रिया।